अध्याय 2481 देवताओं के पिता। यदि वह सभी दिव्य प्राणियों का स्वामी है तो मैं सभी देवताओं का पिता हूँ, राजा वर्ग के एक कुलीन व्यक्ति ने जबरदस्त ठहाका लगाते हुए कहा। कई और अभिजात्य वर्ग भी ऐसी ही बातें कह रहे थे। उन्हें दूसरों का मजाक उड़ाने में मजा आता था और वीडियो स्ट्रीम पर जो कुछ हो रहा था उसे देखते हुए ये बहुत आसान था। यह ऐसा था जैसे दो पागल लोग कोई कॉमेडी स्किट कर रहे हों। लेकिन अगले ही पल उनकी मुस्कान फीकी पड़ गई। हान सेन के हाथ में एक लाल रोशनी दिखाई दी और वह रोशनी आग के बीज जैसी लग रही थी। लाल चमक ने तुरंत लैंडो के शरीर को रोशन कर दिया और उसका पूरा शरीर जंगली लाल लपटों से भर गया। उसी समय एक डरावनी उपस्थिति प्रकट हुई। वह लैंडो के शरीर से फट्टे ज्वालामुखी की तरह बाहर निकल गई। कुछ ही सेकंड में लैंडो का घायल शरीर ठीक हो गया। उसकी पीठ पर बना डेमन हेल ड्रैगन टैटू, जो अभी तक धुंधला और बेजान लग रहा था, अब बैंगनी रोशनी से चमक रहा था। लैंडो की पीठ पर एक बैंगनी ड्रैगन की परछाई जीवंत हो उठी और वह पहले से भी ज्यादा चमकदार लग रही थी जब लैंडो ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया था। स्ट्रीम के सभी दर्शक अपनी स्क्रीन पर बिना हिले डुले देखते रहे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि क्या हुआ था, लेकिन ड्रैगन वन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। लैंडो की पीठ पर दो निशान थे। ये निशान उसके पंख नोचने से लगे थे। किंवदंतियों के अनुसार जब उसके शिक्षक ने उन्हें नोच लिया था तो उसे श्राप मिला था और वे कभी वापस नहीं उगेंगे। लेकिन उसी क्षण उसकी पीठ से हड्डियां उग आईं और उन पर मांस रेंगने लगा, जिससे नए बैंगनी ड्रैगन पंख बन गए। जैसे जैसे लैंडो की पीठ से पंख उगते गए वैसे वैसे डेमन हेल ड्रैगन टैटू के भी पंख उग आए। इससे पहले दानव नरक ड्रैगन टैटू आधा ही बना था। हालांकि अब ड्रैगन वन को एहसास हुआ कि टैटू की रचना में अब कोई खामी नहीं रही। लैंडो से निकलने वाली उपस्थिति लोगों को कांपने के लिए काफी थी। इस शक्ति का एक दिव्य खजाना देखना बहुत ही दुर्लभ था। ये नामुमकिन है। दानव नरक ड्रैगन टैटू खत्म हो गया है। ड्रैगन वन चौंक गया। उसने चौड़ी आंखों से लैंडो को घूरा, लेकिन वह असल में लैंडो को नहीं देख रहा था। वह नर्क के दानव ड्रैगन टैटू को भी नहीं देख रहा था। वह हान सेन को देख रहा था, जिसने लैंडो के माथे पर हाथ रखा था, मानो किसी प्राचीन देवता का पूर्वज हो। सच तो यह था कि प्रसारण देख रहे सभी लोग हान सेन को स्तब्ध होकर देख रहे थे। भले ही उन्हें डेमन हेल ड्रैगन टैटू में आए बदलावों को पहचानने की पूरी जानकारी न हो, लेकिन वे महसूस कर सकते थे कि लैंडो किसी भव्य चीज में बदल रहा है। जीनो ब्रह्मांड मानो स्तब्ध रह गया था, क्योंकि सभी जीव स्तब्ध होकर प्रसारण देख रहे थे। इस समय वे दोनों आकृतियां पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में थीं। उनमें से एक अपनी भयावह उपस्थिति का प्रदर्शन कर रहा था और दूसरा मानो सभी देवताओं का पिता हो। वह लैंडो के ऊपर किसी पवित्र देवता की तरह खड़ा था और अपने अनुयायी को आशीर्वाद दे रहा था। हान सेन को ये बात बहुत अच्छी लगी। वह कोई भगवान नहीं था और न ही उसके पास लैंडो को देने के लिए कोई पवित्र शक्ति थी। वह सिर्फ रक्त नाड़ी सूत्र के क्षेत्र का उपयोग कर रहा था। हान सेन को पहले समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या करे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रक्तनाली सूत्र का क्षेत्र किसी भी अन्य सार्वभौमिक कोगवील की गति को क्यों प्रेरित नहीं कर पा रहा है। हालांकि जब उसने एक यूनिकॉर्न को छुआ तो उसे एहसास हुआ कि रक्तनाली सूत्र का क्षेत्र किस लिए है। रक्तनाली सूत्र का स्व दंतचक्र किसी भी अन्य सार्वभौमिक दंतचक्र को, चाहे वह कितना भी छोटा या हल्का क्यों न हो, हिला नहीं सकता था। हालांकि ये स्व दंतचक्रों को धकेल सकता था। हाँ, लोगों के आत्मा चक्र। रक्तनाली सूत्र का चक्र दूसरों के आत्म चक्र से जुड़ा हुआ है। हान सेन ने अपने रक्तनाली सूत्र के सेल्फ कॉगवील का इस्तेमाल लैंडो के सेल्फ कॉगवील से जुड़ने के लिए किया। उसने अपने सेल्फ कॉगवील को धक्का दिया और उसकी शक्ति का इस्तेमाल लैंडो के सेल्फ कॉगवील पर असर डालने के लिए किया। हालांकि वह सिर्फ ज्यादा शक्ति मुक्त करने के लिए सेल्फ कॉगवील नहीं चला रहा था। उसकी इस हरकत ने लैंडो के रक्त को और भी गहरे स्तर पर सक्रिय कर दिया। रक्तनाली सूत्र का कोगवील प्राणियों को शक्तिशाली नहीं बनाता, लेकिन यह प्राणियों के जीन की खामियों को संशोधित कर सकता है और यह छिपे हुए जीन को भी सक्रिय कर सकता है। प्रभाव कितना गहरा होगा ये संबंधित प्राणी के छिपे हुए जीन पर निर्भर करता है। लोहा यस्क को गढ़कर इस्पात तो बनाया जा सकता है, लेकिन उसे सोने में नहीं बदला जा सकता। उसी तरह रक्तनाली सूत्र की शक्ति किसी प्राणी के दोषों को दूर कर सकती है और उसे उसके स्वभाव के अनुसार विकसित होने में मदद कर सकती है। लोहा, चांदी या सोना, ये सब जीव पर निर्भर करता था। हान सेन का रक्तनाली सूत्र केवल परिष्कार और सहायता प्रदान करता था।
हालांकि बाहरी दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा था कि रक्तनाली सूत्र किसी प्राणी के विकास को गति दे रहा था। यह ऐसा था जैसे किसी जमीनी जीव को समुद्र में रहने के लिए मजबूर किया जाए। अगर उनके जीन में पानी के लिए उपयोगी क्षमता हो तो 1 अरब साल के विकास के बाद उनके फेफड़े मछली की तरह विकसित हो सकते हैं। हालांकि रक्तनाली सूत्र इस पूरी प्रक्रिया को तेज कर सकता है। एक ऐसा परिवर्तन जिसके लिए आमतौर पर हजारों साल और अनगिनत पीढ़ियां लगती हैं, अब कुछ ही सेकंड में हो सकता है। बेशक सब कुछ व्यक्ति के जीन और उसकी छिपी शक्तियों पर निर्भर था। रक्तनाली सूत्र पत्थर को सोने के ढेर में नहीं बदल सकता था, लेकिन जब रक्तनाली सूत्र का प्रयोग लैंडो पर किया गया तो उसने आश्चर्यजनक परिणाम दिए। इसने हान सेन की अपेक्षा से 100 गुना बेहतर काम किया। हान सेन ने सोचा कि इससे लैंडो के सेल्फ कॉगविल को अधिकतम स्तर तक धकेलने में मदद मिलेगी, जिससे आदमी का शरीर इष्टतम स्थिति में वापस आ जाएगा। लैंडो का सेल्फ कॉगविल बहुत भारी था। लैंडो के सेल्फ कॉगविल को थोड़ा तेज घुमाने के लिए हान सेन को पूरी ताकत लगानी पड़ी। लेकिन किसने सोचा होगा कि लैंडो के सेल्फ कॉगविल की गति अपने आप बढ़ने लगेगी। यहां तक कि डेमन हेल ड्रैगन टैटू भी बदल गया। इससे हान सेन को हैरानी हुई क्योंकि रक्तनाली सूत्र की प्रथम श्रेणी की शक्ति सीमित थी। हान सेन ने अभी अभी उस क्षेत्र का उपयोग शुरू किया था, इसलिए राजा के स्वकोगविल को धकेलना ही शायद सबसे अच्छा उपाय था जो वह कर सकता था। दानव नरक ड्रैगन टैटू को देवता बना दिया गया था। हान सेन की रक्तनाली सूत्र की कार्यप्रणाली की सामान्य समझ के अनुसार उसे इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था। लेकिन जब लैंडो का सेल्फ कॉगविल तेज हुआ तो डेमन हेल ड्रैगन टैटू भी जादुई रूप से बदल गया। डेमन हेल ड्रैगन टैटू में पहले जो खामियां थीं वे अब गायब हो गई थीं और टैटू एकदम सही हो गया था। सबसे डरावनी बात यह थी कि लैंडो के जीन भी पूर्ण हो चुके थे। वह देवता बनने के कगार पर नहीं था और दानव नरक ड्रैगन टैटू लैंडो के शरीर पर असर डालने लगा था। हान सेन सदमे से अकड़ गया जब दानव नरक ड्रैगन टैटू की शक्ति लैंडो में उमड़ पड़ी। ड्रैगन ने उसे रोकने वाली आखिरी दीवार को धक्का देकर गिरा दिया और उसने अचानक एक पदार्थ श्रृंखला उत्पन्न कर दी। वह देवता बन गया था। जीनो ब्रह्मांड के अनगिनत लोग और जीव हान सेन को देख रहे थे, जो किसी प्राचीन देवता की तरह लैंडो के माथे को छू रहा था। एक क्षण बाद लैंडो की उपस्थिति दानव नरक ड्रैगन टैटू के साथ मिल गई। एक डरावनी पदार्थ की जंजीर लैंडो पर गिरते ही वह आकाश में फैल गई। हान सेन के सामने शक्ति की काली नसें लहरा रही थीं और धड़क रही थीं। पदार्थ की जंजीरें अंतरिक्ष को चीर रही थीं और लैंडो किसी दिव्य शक्ति संपन्न प्राणी जैसा लग रहा था। सबके दिमाग खाली हो गए थे। उन्हें इस पर यकीन नहीं हो रहा था। वे सब स्तब्ध होकर सोच रहे थे, लैंडो देवता कैसे बन गया? क्या हान सेन सचमुच देवताओं का पिता है? ये सच नहीं हो सकता। जैसे ही वांग युहांग ने स्क्रीन पर देखा, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें बाहर निकल आएंगी। कई अन्य लोगों की भी ऐसी ही प्रतिक्रियाएं थीं। सभी प्रकार की विभिन्न जातियों के अनगिनत कुलीन वर्ग अविश्वास से अपनी आंखें स्क्रीन पर गड़ाए हुए थे। जीनो ब्रह्मांड में ज्यादा देवता नहीं थे और सामान्य लोगों को इस प्रक्रिया को देखने का मौका कभी नहीं मिलता। ज्यादातर लोगों ने इंटरनेट पर कभी कभार मिलने वाली तस्वीरों के अलावा कभी किसी देवता को देखा भी नहीं था। इंटरनेट के बावजूद किसी व्यक्ति को देवता बनते देखना बहुत दुर्लभ था। अगर ऐसी घटनाओं का कोई वीडियो होता भी तो उसे उस जाति के शासकों द्वारा सावधानीपूर्वक छिपाकर सुरक्षित रखा जाता था। बिना उचित अनुमति के आपको किसी व्यक्ति के देवता बनने का वीडियो देखने की अनुमति नहीं होती। हालांकि इस समय वे किसी को इस तरह से देवत्व प्राप्त करते हुए देख रहे थे जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हान सेन ने एक बुरी तरह घायल अर्धदेवी को अपने पैरों पर खड़ा किया और उसे देवता बनने पर मजबूर किया। अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो कोई भी इसे सच नहीं मानता। कई दर्शकों को ये स्वीकार करने में भी कठिनाई हो रही थी कि उनकी आंखें क्या कह रही हैं। उन्हें लगा कि यह कोई गलती होगी या शायद वे चीजें गलत देख रहे हैं। यहां तक कि ब्रह्मांड भर के सभी देवता भी अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देख रहे थे। उनके मुंह आश्चर्य से खुले रह गए। उन्होंने वर्षों तक कड़ी मेहनत की थी ताकि वे देवता बन सकें। विकास की चाह में उन्होंने कई बार कठिन बाधाओं को पार किया और कई बार मौत के कगार पर भी पहुंचे। लेकिन हान सेन ने बस बेपरवाही से लैंडो के माथे को छुआ था और अचानक घायल ड्रैगन देवता बन गया था। हान सेन भी तो एक राजा ही था। वे कैसे मान लेते कि ऐसा हो सकता है? नकली, जरूर नकली होगा। ड्रैगन वन ने दांत पीस लिए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लैंडो यूं ही देवता बन गया है। क्लोज भी इस विचार से जूझ रहे थे।
कोई भी समझदार व्यक्ति उस असंभव चीज को आसानी से स्वीकार नहीं कर सकता था जो वह देख रहा था। हान सेन तो बस एक राजा था, और वो भी एक निम्न स्तरीय राजा। वो किसी और को देवता कैसे बना सकता था? अगर कोई देवता संपन्न कुलीन वर्ग किसी और को देवता बना भी देता तो भी कोई यकीन नहीं करता। और हान सेन तो बस एक राजा था। वेदना तियानेक्सिया यूनिकॉर्न को भी यकीन नहीं हुआ कि लैंडो ऊपर चढ़ गया है। उसने हमला कर दिया। उसकी डरावनी पदार्थ श्रृंखलाएं मिलकर एक धूसर प्रकाश में बदल गईं, और वह प्रकाश ब्रह्मांड को चीरता हुआ एक धारदार तीर की तरह लैंडो तक पहुंच गया। दानव नरक ड्रैगन टैटू लैंडो के चारों ओर रेंग रहा था। वह हान सेन के सामने आने के लिए एक कदम बढ़ा और धूसर प्रकाश किरण की ओर मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी से पदार्थ की जंजीरें उछलीं और मिलकर एक डरावने बैंगनी राक्षसी अजगर का रूप ले लिया। वह दहाड़ता हुआ धूसर प्रकाश की ओर बढ़ा। इस बार धूसर प्रकाश बैंगनी राक्षसी अजगर को भेद नहीं पाया। धूसर और बैंगनी रंग आपस में टकराकर एक बहरा कर देने वाली धमाकेदार आवाज के साथ टकराए। अंतरिक्ष में एक ब्लैक होल बना और उस ब्लैक होल के अंदर धूसर और बैंगनी शक्तियां घूम रही थीं। यह एक घूमते हुए ताइची प्रतीक जैसा लग रहा था। गर्जन एक अजगर की दहाड़ ने आसमान को झकझोर दिया। ब्लैक होल के अंदर का बैंगनी रंग धूसर रंग पर पूरी तरह छा गया, और फिर एक क्रोधित अजगर ब्लैक होल से निकला। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और तियानेक्सिया यूनिकॉर्न की ओर उड़ चला। तियानेक्सिया यूनिकॉर्न स्तब्ध रह गया। उसकी पदार्थ जंजीरें बेतहाशा खींच गईं और यूनिकॉर्न के चारों ओर चक्कर लगाने लगीं। जानवर ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब बैंगनी अजगर ने सुरक्षा कवच पर प्रहार किया तो कवच 2 टुकड़ों में टूट गया। इस प्रहार ने तियानेक्सिया यूनिकॉर्न को कुछ हजार मील दूर फेंक दिया, फिर वह रुक गया। लैंडो सचमुच देवता बन गया। लोग धारा को देखते रहे, उनके दिमाग खाली थे। उनके दिमाग काम करना बंद कर चुके थे। अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि लैंडो एक देवता बन चुका था। केवल एक देवता समृद्ध अभिजात वर्ग ही एक देवता समृद्ध विदेशी से इस तरह आमने सामने लड़ सकता था। अब जब वे जानते थे कि लैंडो को देवता मान लिया गया है, तो जीनो ब्रह्मांड के सभी प्राणियों ने हान सेन को अपनी आंखों में आग के साथ देखा। उसने एक अर्ध देवीभूत व्यक्ति को देवत्व तक पहुंचाया था। चाहे वे किसी भी स्तर के हों, हान सेन उनकी नजर में एक देवता था। नहीं, ऐसा लगता था जैसे वह देवताओं का पिता था। वह देवताओं को उत्पन्न कर सकता है। कई अर्ध देवता हान सेन की छवि को घूर रहे थे। उनकी आंखें सत्ता की लालसा से जल रही थीं। राजा वर्ग के कुलीनों को अर्ध देवत्व प्राप्त करने के लिए 9वें स्तर के क्षेत्र की आवश्यकता थी, लेकिन इतने लंबे समय तक कष्ट सहने के बाद उन्हें आशा थी कि वे किसी तरह अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित रहेंगे। शक्तिशाली अर्ध देवत्व प्राप्त लोग भी केवल सर्वश्रेष्ठ की ही आशा कर सकते थे। देवता बनने की दिशा में अंतिम कदम उठाना बहुत कठिन था। इसे पूरा करने में आसानी से कई सदियां लग सकती थीं। बहुत कम जातियों को पता था कि उनके कितने अर्ध देवीभूत लोग थे, क्योंकि उनमें से कई तो देवता बनने में असफल होने पर ही मर गए। प्रतिभा, संसाधन, भाग्य, सौभाग्य, प्रयास, सफल विकास के लिए इन 5 की आवश्यकता थी। कई अर्ध देवीभूत योद्धा वर्षों से निराश हो गए थे, लेकिन आज उनकी आशा पुनः जागृत हो गई थी। अब उन्हें अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ेगी। उन्हें ब्रह्मांड भर से दुर्लभ खजानों को लूटने और लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें देवता बनने के लिए बस एक आदमी के हाथ की जरूरत थी। बस इसके बारे में सोचते ही उनमें घबराहट भर गई। वे सभी हान सेन के केक का एक टुकड़ा चाहते थे। वे चाहते थे कि वह उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें देवता बना दे। इस बीच राजा और ड्यूक सोच रहे थे कि यदि हान सेन एक अर्ध देवता को ऊंचा उठा सकता है, तो निश्चित रूप से किसी कम रैंक वाले व्यक्ति को ऊपर उठाना आसान होगा। ये सोचकर ब्रह्मांड के सभी जीव हान सेन को जलती हुई आंखों से देखने लगे। वे उन आदमियों के झुंड जैसे थे जिन्होंने 30 सालों से सेक्स नहीं किया था, लेकिन अब वे एक नंगी छोटी औरत को देख रहे थे। धमाका! एक डरावनी शक्ति ने उनकी स्क्रीन पर छवि को हिला दिया, जिससे वे अपने सपनों से बाहर आ गए। लैंडो फिर से तियानेक्सिया यूनिकॉर्न से लड़ रहा था। इस बार लैंडो तियानेक्सिया यूनिकॉर्न से दबा हुआ नहीं था, बल्कि वह खुद तियानेक्सिया यूनिकॉर्न को धकेल रहा था। बैंगनी ड्रैगन पदार्थ की श्रृंखलाएं आकाश में चमक उठीं और तियानेक्सिया यूनिकॉर्न की पदार्थ श्रृंखलाओं पर हावी हो गईं। तियानेक्सिया यूनिकॉर्न दूसरे देवतुल्य प्राणियों की तुलना में काफी शक्तिशाली था। वह बुद्धिमान तो नहीं था, लेकिन उसकी अदम्य शक्ति उसे ज्यादातर देवतुल्य जेनोजेनिक प्राणियों से ऊपर रखती थी। लैंडो अभी अभी देवता बना था, फिर भी वह अब तियानेक्सिया यूनिकॉर्न पर हावी हो रहा था। सभी जीव हान सेन को और भी ज्यादा भूखी नजरों से देख रहे थे। वे उसे निगल जाना चाहते थे।
सच तो यह है कि लैंडो के देवता बनने के बाद उसके इतने शक्तिशाली होने का हान सेन से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि इसलिए कि उसके पास डेमन हेल ड्रैगन टैटू था। यही लैंडो को इतनी ताकत दे रहा था। अपनी पीठ पर डेमन हेल ड्रैगन टैटू के साथ लैंडो की ताकत दो देवतुल्य प्राणियों के बराबर थी। डेमन हेल ड्रैगन टैटू कोई साधारण देवतुल्य खजाना नहीं था, और इसने लैंडो को असाधारण रूप से शक्तिशाली बना दिया था। लेकिन टैटू का महत्व सिर्फ उच्च पदस्थ ड्रैगन ही जानते थे। बाकी सभी का मानना था कि लैंडो की ताकत हान सेन की मदद से है, इसलिए वे सभी हान सेन को जानना और उनका आशीर्वाद पाना चाहते थे। आसमान में चीख गूंज उठी। तियानेक्सिया यूनिकॉर्न का सींग टूट गया था। दैवीय रक्त की तेज धारा बह निकली और वह जीव बुरी तरह घायल लग रहा था। लैंडो राक्षसी जोश के साथ तियानेक्सिया यूनिकॉर्न के पीछे गया। तियानेक्सिया यूनिकॉर्न से लड़ते हुए उसका रूप बैंगनी रंग के राक्षसी ड्रैगन जैसा लग रहा था। उसकी पदार्थ की जंजीरें हर बार हिलने पर फट जाती और जगह को चीर देती। बादलों पर देवतुल्य रक्त की वर्षा हुई, जिससे सब कुछ गहरे लाल रंग में रंग गया। जब लड़ाई आखिरकार शांत हुई तो वीडियो स्ट्रीम की अराजकता एक बार फिर स्पष्ट छवियों में बदलने लगी। कई जीव आगे झुककर देख रहे थे कि लैंडो खूनी तियानेक्सिया यूनिकॉर्न पर सवार होकर बादलों से बाहर आ रहा है। तियानेक्सिया यूनिकॉर्न इतना उदास लग रहा था मानो उसके पिता की अभी अभी मृत्यु हुई हो। वह लड़ाई जीनो ब्रह्मांड में एक किंवदंती बनने के लिए नियत थी। दिन निकलने से पहले ही पूरे ब्रह्मांड में इस लड़ाई की चर्चा होने लगी थी। यह आश्चर्यजनक था कि लैंडो ने तियानेक्सिया यूनिकॉर्न को हरा दिया और उसे वश में कर लिया, लेकिन हान सेन की हरकतों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हान सेन ने किसी तरह लैंडो को लड़ाई के बीच में ही देवता बना दिया था। उस दिन से पहले हान सेन बस एक कम प्रसिद्ध राजा था। अजीबोगरीब और अविश्वसनीय शक्तियों से भरे विशाल ब्रह्मांड में वह कुछ खास नहीं था। अगर उसने बाइगी को नहीं मारा होता और एक्सट्रीम किंग द्वारा पीछा न किया गया होता तो बहुत से लोग उसे पहचान नहीं पाते। अगर वह भगोड़ा भी था तो भी वह एक राजा ही था। बहुत कम लोग कह सकते थे कि उसमें कोई खास बात थी। लेकिन इस लड़ाई के बाद वह सभी देवताओं के नेता के रूप में प्रसिद्ध हो गए। किसी और दिन ये बात बहुत अजीब होती कि ऐसा नाम किसी राजा के लिए इस्तेमाल किया जाता। कुछ बुद्धिमान लोगों ने तो हान सेन को देवताओं का पिता की उपाधि भी दे दी, लेकिन यह उपाधि केवल गुप्त रूप से ही इस्तेमाल की जाती थी। अगर कोई देवता इसे सुनता तो शायद उसे यह नागवार गुजरता। कोई भी किसी देवता को परेशान करके अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। इसके बावजूद इस युद्ध ने हान सेन को बहुत प्रसिद्ध बना दिया। अब जीनो ब्रह्मांड में हर कोई उसके बारे में जानता था, इसलिए अब कोई भी उसे एक तुच्छ राजा नहीं समझता था। उन्हें देवता नहीं माना गया था, लेकिन अधिकांश लोगों का मानना था कि वे देवता से भी अधिक रहस्यमय थे। हालांकि वह इसमें कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार वह एक देवता को जन्म देने में कामयाब रहा था। उसने देवताओं का पिता नाम यूं ही नहीं कमाया था। हाल की घटनाओं ने साफ तौर पर साबित कर दिया था कि वह ज्यादातर लोगों से अलग था। हालांकि कई देवता और उच्च जातियों के नेता जानते थे कि हान सेन किसी को देवता बनाने के लिए बस एक स्विच नहीं घुमा सकते। उन्हें शक था कि लैंडो के देवता बनने में और भी कई कारण शामिल थे, लेकिन उन्हें अभी भी हान सेन में गहरी दिलचस्पी थी। भले ही हान सेन कोई देवता न बना पाए, लेकिन उन्होंने लैंडो के विकास को जरूर प्रभावित किया था। वे जानना चाहते थे कि हान सेन के पास किस तरह की शक्ति थी। भले ही वह शक्ति किसी देवता का निर्माण न कर सके, लेकिन ऐसा लगता था कि वह किसी न किसी तरह विकास प्रक्रिया को गति दे सकता है। और कोई भी शक्ति जो अर्ध देवताओं के विकास में सहायक हो, जीनो ब्रह्मांड की सभी जातियों द्वारा अत्यधिक वांछित होगी। भाई ड्रैगन वन, ऐसा लगता है कि मैंने शर्त जीत ली है, क्लोज ने ड्रैगन वन की ओर देखते हुए कहा। हम ड्रैगन अपनी बात पर अड़े रहते हैं। अब हर ड्रैगन तियानेक्सिया सिस्टम से चला जाएगा। ड्रैगन वन ने घुराघुराहट की। उसने बड़े कछुए को जाने का आदेश दिया। क्लोज को ड्रैगन वन और बाकी लोगों को जाते हुए देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह लैंडो और हान सेन का पीछा करने के लिए उड़ गया। लेकिन अब हान सेन की कीमत चरम राजा द्वारा दिए गए इनाम से कहीं ज्यादा थी। हालांकि यह मुमकिन नहीं लग रहा था। अगर हान सेन सचमुच देवता जैसे कुलीन लोग बना सकता था तो वह अनमोल हो गया था। हान सेन और लैंडो नीले बादलों के बीच तियानेक्सिया यूनिकॉर्न पर सवार होकर आगे बढ़े। तियानेक्सिया यूनिकॉर्न के घाव लगभग भर गए थे, लेकिन टूटा हुआ सींग कुछ समय तक वापस नहीं उगेगा। तियानेक्सिया यूनिकॉर्न बहुत उदास था और हान सेन का उस पर बैठना उसे पसंद नहीं था। लेकिन वह लैंडो की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं करना चाहता था, इसलिए उस समय वह बहुत चिड़चिड़ा जानवर था।
हान सेन यूनिकॉर्न की पीठ से कूद पड़ा और लैंडो की तरफ देखा। हमारे समझौते की शर्तों के मुताबिक क्या मैं अब जा सकता हूं? आप नहीं जा सकते, लैंडो ने शांत भाव से कहा। तुम अपना वादा तोड़ने वाले हो। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। हालांकि उसे पहले से ही अंदाजा था कि ऐसा हो सकता है, इसलिए उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। लेकिन अगर लैंडो ने सचमुच उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे पकड़ने का फैसला किया होता, तो इससे हान सेन का जीवन बहुत कठिन हो जाता। क्लोज मंद मंद हंसी हंसते हुए उनके पास पहुंचा। वह हान सेन के सामने आया और बोला, उसके लिए वादा कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हें नहीं पता कि उसने अपने ही गुरु को मार डाला? उस आदमी के 3 सिरों ने उसे नाश हुए लोगों में से एक बताया। हान सेन तुरंत समझ गया कि क्लोज एक देवता तुल्य कुलीन व्यक्ति था, लेकिन उसने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह लैंडो को देखता रहा, उसके जवाब का इंतजार करता रहा। हालांकि हान सेन ने लैंडो के अपने वादे तोड़ने की संभावना के लिए खुद को तैयार कर लिया था, लेकिन उसे नहीं लगता था कि लैंडो ऐसा करेगा। उनके व्यक्तित्व भले ही बहुत अलग हों, लेकिन हान सेन को लगा कि लैंडो और उनमें कुछ समानताएं हैं। लैंडो, शाबाश! तुमने न सिर्फ हान सेन को पकड़ लिया, बल्कि तुम देवता भी बन गए। और इस प्रक्रिया में तुमने तियानिक्स या यूनिकॉर्न को भी वश में कर लिया। जब हम घर लौटेंगे तो मैं इसका जरूर सदुपयोग करूंगा। क्लोज ने हान सेन को बांधने के लिए उसकी ओर एक पदार्थ की जंजीर फेंकी, लेकिन पदार्थ श्रृंखला हान सेन पर नहीं उतरी। एक बैंगनी ड्रैगन जैसी पदार्थ श्रृंखला हान सेन की रक्षा के लिए आगे बढ़ी। इसने क्लोज की शक्ति को निगल लिया। क्लोज की आंखें चौड़ी हुईं, फिर अचानक सिकुड़ गईं। उसने लैंडो की तरफ देखा और पूछा, लैंडो, तुम क्या कर रहे हो? लैंडो ने धीरे से कहा, मैंने उससे वादा किया था कि मैं उससे यह जगह छोड़ने दूंगा। ठीक है, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं उसे खुद वापस ले आऊंगा, क्लोज ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। मैंने वादा किया था कि उसे यहां से जाने दूंगा। लैंडो का चेहरा स्थिर रहा। उसके चेहरे पर पत्थर के टुकड़े जैसी कोई भावना नहीं थी। बुरा नहीं, बुरा नहीं। हमारा वादा था कि मैं यहां से चला जाऊंगा। यहां नहीं मरूंगा और न ही कोई और मुझे ले जाएगा। हान सेन हंसा और ताली बजाए। लैंडो, क्या तुम हमारे शासक को धोखा देने जा रहे हो? क्लोज के शरीर के चारों ओर काले और सफेद पदार्थ की जंजीरें उठने लगी थीं। लैंडो ने कहा, मैं बस अपना वादा निभा रहा हूं। तुम्हें इस बारे में अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। अगर तुमने हान सेन को यहां से जाने दिया तो तुम डिस्ट्रॉइड के गद्दार हो। तुम जानते हो कि हम गद्दारों से कैसे निपटते हैं। क्लोज ने धमकी भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, और तो और, ड्रैगन अब तुमसे नफरत करता है। और अगर तुमने हम डिस्ट्रॉइड के साथ विश्वासघात किया, तो क्या तुम्हें लगता है कि इस ब्रह्मांड की कोई और जाति तुम्हें स्वीकार करेगी? जो लोग बहाव के साथ चलते हैं वे समझदार होते हैं। तुम कोई भोले भाले किशोर नहीं हो। एक वादे के लिए अपना भविष्य बर्बाद करना अच्छा विचार नहीं है। हालांकि मैं तुम्हें रोकने वाला नहीं हूं। अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, और जो तुमने कमाया है उसे अपने साथ ले जा सकते हो। लेकिन कैदी मेरा है, मैं उसे वापस ले जाऊंगा। ये तुम्हारा कोई काम नहीं है और तुमने अपना वादा निभाया है। क्लोज ने हान सेन को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। मैंने तुमसे कहा था कि वह यहां से जा रहा है। जो भी उसे रोकने की कोशिश करेगा, वह मुझे भी रोकने की कोशिश करेगा, लैंडो ने क्लोज पर नजरें गड़ाते हुए कहा। क्लोज का चेहरा गंभीर हो गया और उसने लैंडो को घूरना शुरू कर दिया। उसने ठंडे स्वर में कहा, लैंडो, क्या तुम्हें लगता है कि देवता बन जाने से तुम जो चाहो कर सकते हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि एक भी देवता का विनाश के लिए कोई मतलब नहीं है। हम तुम्हें आसानी से मरवा भी सकते हैं। नष्ट लोग मुझे मार सकते हैं, लेकिन तुम नहीं। अब तुम जा सकते हो, ठीक है? लैंडो ने ग्रेनाइट जैसी कठोर आवाज में कहा। क्लोज का चेहरा जम गया था। लैंडो की बातों ने उसे गुस्सा दिला दिया था। वह जानता था कि वह कमजोर नहीं है, लेकिन लैंडो के पास डेमन हेल ड्रैगन टैटू और तियानिक्स या यूनिकॉर्न उसके साथ थे। अगर वह अभी लैंडो से लड़ता तो मुकाबला 1 बनाम 3 होता। इन मुश्किलों के सामने वह जीत नहीं सकता था। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अपने इस फैसले पर पछतावा नहीं होगा, क्लोज ने गुर्राते हुए कहा। फिर वह पलटा और पलक झपकते ही गायब हो गया। अब जब वह चला गया है तो क्या तुम सचमुच नष्ट लोगों के गद्दार बन गए हो? हान सेन ने पलक झपकाते हुए पूछा। ये पहली बार नहीं होगा जब मैं गद्दार बना हूं। लैंडो का चेहरा भावशून्य लग रहा था। उसने सिस्टम से बाहर निकलने के लिए तियानिक्स या यूनिकॉर्न को घुमाया। तुम किसी गद्दार की तरह नहीं दिखते। क्या तुम मुझे अपने अतीत के बारे में कुछ और बता सकते हो? हान सेन ने बड़ी उत्सुकता से पूछा।
जब वे सिस्टम से बाहर निकल रहे थे तब भी वह टियानिक्सिया यूनिकॉर्न पर लैंडो के पीछे बैठा था। उसने सोचा कि लैंडो द्वारा अपने शिक्षक की हत्या की कहानी में और भी कुछ जरूर होगा। लैंडो की शक्ति के साथ किसी देवता की हत्या करना बेहद मुश्किल होता। इसके अलावा उसे अपने ही गुरु की हत्या करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए था। ऐसा करने से उसे अपनी ही जाति की दुश्मनी और दूसरों का अविश्वास ही मिलता। इससे कोई फायदा नहीं था। तुम गलत हो। मैं सचमुच एक गद्दार हूं जिसने अपने शिक्षक को मार डाला, लैंडो ने भावशून्य होकर कहा। क्या आप मुझे बता सकते हैं क्यों? हान सेन ने पूछा। लैंडो हिचकिचाया। हान सेन ने ध्यान दिया और जल्दी से कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम बिना वजह अपने शिक्षक को मार डालोगे। लेकिन अगर तुम मुझे इसके बारे में नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं जोर नहीं दूंगा। हान सेन की इस विषय से पीछे हटने की रणनीति काम कर गई। हालांकि लैंडो को जवाब देने में थोड़ा समय लगा, फिर भी उन्होंने अंततः कहा, ऐसा नहीं है कि मैं कहानी को गुप्त रखने की कोशिश कर रहा हूं। बस अगर मैंने लोगों को बताया तो वे मुझ पर वैसे भी विश्वास नहीं करेंगे। मैं तुम पर विश्वास करूंगा, हान सेन ने निश्चय के साथ कहा। अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं अपना शिक्षक हूं तो क्या तुम यकीन करोगे? लैंडो ने हान सेन की आंखों में देखते हुए पूछा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बयान का क्या मतलब निकालूं। तुम्हारा क्या मतलब है? हान सेन ने पूछा। लैंडो ने फिर आगे की ओर मुंह किया। वे एक लंबे शांत क्षण तक आगे की ओर उड़ते रहे। हान सेन की उत्सुकता और भी बढ़ गई। उसे डर था कि लैंडो इस विषय पर आगे बात करने से इनकार कर देगा, लेकिन सौभाग्य से लैंडो ने फिर से चुप्पी तोड़ी। तुमने मेरी पीठ पर डेमन हेल ड्रैगन टैटू देखा था, है ना? जानते हो वो क्या होता है? पता नहीं। हान सेन ने सिर हिलाया। क्या ये कोई खजाना नहीं है? लैंडो ने डेमन हेल ड्रैगन टैटू क्या है और यह कैसे काम करता है, इसकी मूल बातें समझाईं। फिर उसने कहा, लोग सोचते हैं कि मेरे गुरु ने उस डेमन हेल ड्रैगन टैटू को पाने के लिए 10,000 साल कड़ी मेहनत की थी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उन्होंने एक आसान तरीका खोज निकाला। ये सुनकर हान सेन सिहर उठा। उसे अंदाजा हो गया था कि कहानी किस ओर जा रही है। लैंडो ने आगे कहा, उसने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन दर्द इतना ज्यादा था कि एक देवता भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कुछ ही देर में उसने यह विचार छोड़ दिया, लेकिन वह सचमुच ड्रैगन वन का पद पाना चाहता था और उसे हासिल करने के लिए उसे और ज्यादा शक्ति की जरूरत थी। इसलिए उसने एक योजना बनाई, और इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। डेमन हेल ड्रैगन टैटू को सफलतापूर्वक बनाने और इस्तेमाल करने के लिए उसे एक शरीर के आधार की जरूरत थी। लेकिन ड्रैगन 2 ने उस दर्द को सहने की जरूरत से बचने का एक तरीका ढूंढ निकाला। उसने अपने जीन का इस्तेमाल करके अपना एक प्रतिरूप बनाया। फिर उसने उस क्लोन को डेमन हेल ड्रैगन टैटू के साथ अभ्यास करने के लिए भेजा। जब प्रक्रिया पूरी हो गई तो उसने खुद के लिए टैटू लेने की योजना बनाई। चूंकि क्लोन उसके अपने जीन से बनाया गया था, इसलिए कोई संगतता समस्या नहीं होती। ये बिल्कुल वैसा ही होता जैसे उसने खुद डेमन हेल ड्रैगन टैटू के साथ अभ्यास किया हो। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जो 10,000 वर्षों तक कष्ट सहता रहा, वह आप ही थे। हान सेन ने गुस्से से पूछा। लैंडो ने सिर हिलाया। क्योंकि मैं सिर्फ उनके जीन से क्लोन किया गया था, इसलिए मेरे पास कोई देवत्व प्राप्त शक्तियां नहीं थीं। डेमन हेल ड्रैगन टैटू का अभ्यास करने से पहले मुझे कम से कम राजा वर्ग की शक्तियां हासिल करनी थीं। इसलिए उन्होंने मुझे अभ्यास शुरू करने दिया, और आगे चलकर अनुकूलता संबंधी समस्याओं की संभावना को रोकने के लिए मैंने वही सारे कौशल सीखे जो उन्होंने अपनी युवावस्था में सीखे थे। मैं बस एक जेनेटिक क्लोन था। मेरे पास यादें नहीं थीं और मैं खुद सोच नहीं सकता था। मैं एक शिशु जैसा था। मेरे पास बस वही ज्ञान, विचार प्रक्रियाएं और शक्तियां थीं जो मुझे दी गई थीं। दूसरे ड्रैगन्स मानते थे कि मैं उनका शिष्य था, और उनका पसंदीदा शिष्य भी। लोगों को लगता था कि उन्होंने मुझे बेटे जैसा माना और मुझे सब कुछ दिया। उन्होंने मुझे कई गुप्त कौशल सिखाए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह ऐसा सिर्फ मेरे अंदर खुद को दोहराने के लिए कर रहे थे। अगर उन्होंने मुझे ठीक उसी तरह प्रशिक्षित नहीं किया होता जैसा उन्हें प्रशिक्षित किया गया था, तो उन्हें लगता था कि जब वह डेमन हेल ड्रैगन टैटू बनाने की कोशिश करेंगे तो समस्याएं आ सकती हैं। हान सेन का दिल बैठ गया जब उसने सुना एक देवता तुल्य कुलीन वर्ग ने एक बच्चे को पैदा किया और उसका ब्रेन वॉश किया था ताकि वह अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उस बच्चे को अकल्पनीय पीड़ा दे सके। लैंडो को शायद ये भी पूरी तरह से समझ नहीं आया था कि वह क्यों पीड़ित था। अगर तुम क्लोन होते तो तुम दोनों एक जैसे दिखते। क्या किसी और ने इस पर ध्यान नहीं दिया? हान सेन ने पूछा।
लैंडो मुस्कुराया और उसकी मुस्कान दिल दहला देने वाली थी। अपना रूप बदलना मुश्किल नहीं है, बस अपने कुछ जीन बदलने की जरूरत है। किसी देवता के लिए ये काम आसान है। कम से कम उसने तो यही सोचा था। उसने मेरे जीन्स में एक छोटा सा बदलाव किया, बस इतना कि मेरा रूप रंग बदल गया। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि यह छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल देगा। हालांकि मैं उसका क्लोन था, लेकिन जिस माहौल में मेरी परवरिश हुई वह ड्रैगन 2 के बचपन से अलग था। जैसे जैसे साल बीतते गए, मेरे जीन्स में उसने जो छोटा सा बदलाव किया था, वह माहौल में आए बदलावों के कारण और भी बढ़ गया। यह अफसोस की बात थी कि मुझे उस समय इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मुझे लगता था कि मैं उनका शिष्य हूं, जिसे वे अपने सगे बेटे की तरह मानते थे। मैं बस उनके द्वारा मेरे लिए किए गए कार्यों के लिए आभार व्यक्त करना चाहता था। मैं डेमन हेल ड्रैगन टैटू पूरा करना चाहता था। चाहे मुझे कितना भी दर्द सहना पड़े, मैंने खुद को उसे सहने के लिए मजबूर किया। मैंने खुद पर इतना जोर लगाया कि मेरे शरीर में सारी संवेदनाएं खत्म हो गईं। ये कहने के बाद लैंडो हंसा, लेकिन हान सेन समझ गया कि वह हंसी जबरदस्ती की थी। ये लैंडो का ये दिखाने का तरीका था कि अब उसे जो हुआ उससे डर नहीं लगता। लैंडो चुप हो गया। हान सेन अंदाजा लगा सकता था कि आगे क्या हुआ होगा। ड्रैगन 2 ने लैंडो के डेमन हेल ड्रैगन टैटू का अभ्यास करते समय अपनी योजना का खुलासा किया होगा। लैंडो ने उससे लड़ाई की होगी और इसीलिए ड्रैगन 2 की मौत हुई होगी। लेकिन हान सेन को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि लैंडो ने ड्रैगन 2 को कैसे मार डाला। भले ही वह ड्रैगन 2 का आनुवंशिक क्लोन था, लेकिन उसके पास ड्रैगन 2 जैसी दैवीय शक्ति नहीं थी। लैंडो ने हान सेन के अनकहे सवाल को समझ लिया। उसने सिर हिलाया और कहा, तुम जो सोच रहे हो वह सच नहीं है। मैंने उससे कोई लड़ाई नहीं की। हमने उसे डेमन हेल ड्रैगन टैटू दिया और वह टैटू को अंतिम चरण तक ले जाने के लिए अभ्यास करने के लिए बेताब था। प्रक्रिया सुचारू रूप से चली जैसी उसने उम्मीद की थी। डेमन हेल ड्रैगन टैटू पूरी तरह से उसके नियंत्रण में आ गया और उसने इसे निखारने के लिए अपने खून का इस्तेमाल किया। मिश्रण सफल रहा और कोई समस्या नहीं दिखी। फिर जब डेमन हेल ड्रैगन टैटू देवत्व प्राप्त वर्ग में पहुंच गया तो उसे पता चला कि डेमन हेल ड्रैगन टैटू में संगतता की बहुत बड़ी समस्या थी। कल्पना कीजिए कि एक ऐसे व्यक्ति की जिसका अभी अभी हृदय प्रत्यारोपण हुआ है, ये पता चलता है कि उसमें संगतता की समस्या है। वह पागल हो गया। उसने अपने आधे से ज्यादा खून का इस्तेमाल डेमन हेल ड्रैगन टैटू को देवता का दर्जा दिलाने में कर दिया था। डेमन हेल ड्रैगन टैटू को खुद से भी ज्यादा शक्तिशाली होना था। तो वो मर गया और तुमने डेमन हेल ड्रैगन टैटू वापस ले लिया। तुम्हें गद्दार क्यों कहा गया? हान सेन को अब भी समझ नहीं आया। लैंडो ने धीरे से कहा, आखिरकार वह अपनी आसन मृत्यु के विचार को सहन नहीं कर सका। उसने मेरा शरीर लेने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि वह मेरे शरीर का उपयोग जीवित रहने और दानव नरक ड्रैगन टैटू पर नियंत्रण पाने के लिए कर सकेगा। मुझे ये कहानी पसंद नहीं है, हान सेन ने आह भरते हुए कहा। लैंडो ने कहा, मुझे भी ये पसंद नहीं है। हान सेन कुछ और कहना चाहता था, लेकिन अचानक उनके सामने कुछ प्रकट हुआ। हान सेन को प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं मिला था कि वह उसकी ओर बढ़ गया। एक देवता बना हुआ दानव। जब हान सेन शरीर को स्पष्ट रूप से देखने के लिए पर्याप्त करीब पहुंच गया, तो उसने अपनी भौहें उठाईं। जब लैंडो ने देवता बने दानव को अपनी ओर आते देखा तो वह घबरा गया। कृपया गलतफहमी ना पालें, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। मैं बस शिक्षक हान से बात करना चाहता हूं, देवता बने दानव ने हाथ उठाते हुए चिल्लाया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हान सेन ने भ्रम से देवता बने दानव को देखा। मेरा नाम मोल्डो है, देवता बने दानव ने विनम्रता से कहा। मैं अल्फा के रक्षकों में से एक हूँ। मैं शिक्षक हान की तलाश में निकला हूँ। मैं आपको दानव के पास मेहमान के तौर पर आने का निमंत्रण देता हूँ। हान सेन हैरान रह गया। मोल्डो एक देवता था, फिर भी वह इतना विनम्र था, मानो वे दोनों एक ही स्तर के हों। उस आदमी की आवाज में वाकई सम्मान का भाव था। ऐसा कोई संकेत नहीं था कि कोई देवता किसी साधारण राजा से बात कर रहा हो। चिंता मत कीजिए मिस्टर हान, हम राक्षसों का कोई बुरा इरादा नहीं है। अगर आप हमसे मिलने को तैयार हैं तो हम आपकी सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं। कोई आपको परेशान नहीं करेगा, मोल्डो ने कहा। उसकी विनम्रता में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया था। मैं आपके और आपके लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ? हान सेन ने मोल्डो से पूछा, हालांकि वह जानता था कि इसका क्या परिणाम होगा। मोल्डो ने अब भी यथासंभव विनम्रता दिखाते हुए कहा, हमारे नेता को बहुत खुशी होगी अगर शिक्षक हान उन्हें आशीर्वाद देने को तैयार हों।
अगर आप ऐसा करने को तैयार हैं तो हमारा पूरा समाज इसकी बहुत सराहना करेगा। आशीर्वाद दो। हान सेन चौंक गया। फिर उसे समझ आया कि मोल्डो का असल में क्या मतलब था। हान सेन ने सोचते हुए आंखें सिकोड़ लीं। क्या तुम्हें डर नहीं है कि एक्सट्रीम किंग तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा? मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मोल्डो ने गंभीरता से कहा। हम चरम राजा की ताकत से नहीं लड़ सकते, लेकिन हमारे पास एक रास्ता है जिससे तुम चरम राजा का ध्यान आकर्षित किए बिना हमारे पास आ सकते हो। अगर चरम राजा तुम्हें ढूंढने भी आए तो भी वे तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। वे तुम्हारी सुरक्षा को खतरा नहीं बना सकते। मैं समझ गया, लेकिन मुझे डर है कि हर आशीर्वाद के लिए बहुत ज्यादा शक्ति खर्च होती है। मैं इतने कम समय में दूसरा आशीर्वाद नहीं दे सकता। मुझे शक है कि मैं आपके नेता को आशीर्वाद देकर उनकी मदद कर पाऊंगा, हान सेन ने कहा। रक्तनाली सूत्र के सेल्फ कॉगविल का इस्तेमाल करने में बहुत ऊर्जा खर्च होती है, लेकिन हान सेन इसे वास्तविकता से भी बदतर बना रहा था। वह मोल्डो को सीधे मना नहीं करना चाहता था। कोई बात नहीं, मोल्डो ने उससे कहा। आशीर्वाद देने में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं तुम्हें सुरक्षा देने को तैयार हूं। मैं तुम्हें किसी भी हालत में चरम राजा के चंगुल में नहीं फंसने दूंगा। शुक्रिया, लेकिन मुझे अभी दूसरे काम करने हैं। मैं तुम्हें मेरे साथ आने के लिए परेशान नहीं कर सकता, हान सेन ने कहा। अगर हान सेन दानव से मिलने गया तो उसे उनका एहसानमंद होना पड़ेगा। हो सकता है कि वे अभी जितना व्यवहार कर रहे थे उससे कम विनम्र हो जाएं। ऐसे में मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक हमें कभी भी फोन कर सकते हो। दानव का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। मोल्डो ने हान सेन को हाथ हिलाया और चला गया। हान सेन को उम्मीद नहीं थी कि मोल्डो यूं ही चला जाएगा, लेकिन उसे शक था कि शायद लैंडो की मौजूदगी से इसका कुछ लेना देना होगा। अगर लैंडो वहां न होता तो मोल्डो शायद उसे अगवा कर लेता और जबरदस्ती उसे वापस डेमंस के पास ले जाता। हान सेन और लैंडो चलते रहे। रास्ते में उन्हें कुछ और राजाओं और अर्धदेवताओं का सामना करना पड़ा। वे हान सेन के प्रति और भी विनम्र थे। कुछ लोग मोल्डो की तरह थे जो हान सेन को अपने साथ अपने ग्रहलोक लौटने का निमंत्रण दे रहे थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह उनके साथ कुछ बुरा करे। लैंडो की उपस्थिति इस तरह की अशिष्टता को रोकने में बहुत मददगार थी। सब जानते हैं कि आप टीचर हान हैं, लैंडो ने सपाट लहजे में कहा। अब आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। हान सेन मुस्कुराया, मेरे जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को शिक्षक कहा जाना चाहिए। लैंडो ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसे हान सेन की आत्म प्रशंसा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तुम बहुत बोरिंग हो। ऐसे समय में तुम्हें और मुझे बातें करनी चाहिए, हान सेन ने लैंडो से कहा। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं? लैंडो ने भावशून्यता से पूछा। आपको ऐसा कहना चाहिए, हान सेन, आप 1000 वर्षों में सबसे महान प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। हान सेन ने कहा। ठीक है। लैंडो ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। तियानेक्सिया यूनिकॉर्न तियानेक्सिया सिस्टम का मूल निवासी था। वह उन्हें बिना किसी कठिनाई के नीले बादलों तक वापस ले गया, लेकिन हान सेन को सफेद वेल कहीं नहीं मिली। उसने उस इलाके की खोजबीन शुरू कर दी। बाओ एर और बाकी लोग कहाँ हैं? हान सेन चिंतित था। उसे डर था कि कहीं कोई दुर्घटना न हो गई हो। लेकिन सफेद वेल और छोटे लाल पक्षी की शक्ति के कारण यदि कोई देवता भी उनके पीछे आता तो भी वे बच निकलने में सक्षम होते। इस समय सफेद वेल हरे बादलों के समुद्र में रुक गई थी। सफेद वेल से एक ज्वलंत लाल फीनिक्स निकला था जो चरम राजा के एक देवता से युद्ध करने के लिए निकला था। वह बाओकिन था। दोनों पागलों की तरह लड़ रहे थे और चारों ओर आग की लपटें उठ रही थीं। वीणा की ध्वनि आकाश को चीर रही थी। हान सेन का पीछा करने के बजाय बाओकिन फॉन किंग्यू को ढूंढने आया था। उसे ढूंढते हुए उसे सफेद वेल भी मिल गई। सफेद वेल की रक्षा क्षमता बहुत अच्छी थी, लेकिन वह ध्वनि शक्तियों को पीछे नहीं हटा पा रही थी। बाओकिन ने हमला करने के लिए वीणा का इस्तेमाल किया और उसने फॉन किंग्यू और सभी समुद्री डाकुओं को मारने के लिए सफेद वेल में प्रवेश करने की कोशिश की। बाओकिन से लड़ने के लिए उस छोटे लाल पक्षी को लाल फीनिक्स बनना पड़ा। लड़ाई इतनी भयानक थी कि आसपास के बादलों का नजारा ही बिगड़ गया। बाओकिन चरम राजा से अन्य राजाओं और देवताओं को लेकर आया था और अब उन्होंने सफेद वेल को घेर लिया। सौभाग्य से सफेद वेल की रक्षा प्रणाली उच्च स्तर की थी और उसकी हथियार प्रणालियां भी अच्छी थीं। शुरुआत में राजा और अर्धदेवी सफेद वेल के खिलाफ ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। वे उसकी सुरक्षा व्यवस्था को भेद नहीं पा रहे थे, लेकिन उन अर्धदेवीभूत प्राणियों में से एक ठोस पदार्थ के माध्यम से यात्रा कर सकता था।
वह सफेद व्हेल के खोल को चीरकर उसके अंदर पहुंच गया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि सफेद व्हेल असल में एक जहाज है। बाओ एर खुशी खुशी सफेद व्हेल को उड़ा रहा था, राजाओं और अर्धदेवताओं से लड़ रहा था। निंग युए मेज के नीचे सिर पर हाथ रखे खड़ा था। उसकी गांड बाहर निकली हुई थी और वह बुदा रहा था, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। ऐसे समय में फोन किंग यू और समुद्री डाकू मदद करने में असमर्थ थे। वे बाओ एर के पीछे छिप गए और चिल्लाते रहे, कैप्टन बाओ बहुत बढ़िया है। छोटा कैप्टन ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर है। उन मादरचोदों को मार डालो। हमारे खूबसूरत छोटे कैप्टन बाओ र पर हमला करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? तुम तो पहले ही मर चुके हो। छोटे कैप्टन, आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। वे हमलावरों को गालियां देते रहे, उनके चेहरे लाल हो गए। और इसी शोरगुल के बीच एक चरम राजा आदमी अचानक सफेद व्हेल में घुस आया। वह सारी दीवारों को पार करता हुआ सीधा कमान डेक की ओर बढ़ गया। फोन किंग यू, तुम यहां हो। जब कीक ने फोन किंग यू को देखा तो वह रुका नहीं। वह बाओ एर की ओर खींचा चला गया जो मशीन चला रही थी। क्या ये हान सेन की बेटी नहीं है? तुम सब साथ हो। हमने तुम्हें ढूंढने में इतनी ताकत लगा दी है। कीक को समझ आ गया कि क्या हो रहा है। वह गुस्से से लाल हो गया और उसने अपना किंग एरिया खोल दिया। उसने पूरे कमांड डेक को घेर लिया। वेदना, 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 वेदना। जब वह क्षेत्र उतरा तो समुद्री डाकू और फोन किंग यू फर्श पर कुचल दिए गए, जैसे लोहे के बुरादे को चुंबक पर खींचा जा रहा हो। कीक ने असमंजस में ऊपर देखा, ये देखकर कि बाओ एर अभी भी सफेद व्हेल चला रहा था और एक्सट्रीम किंग के शूरवीरों से लड़ रहा था। उस पर उसके इलाके का कोई असर नहीं था। कीक का चुंबकीय क्षेत्र एक्सट्रीम किंग में सबसे मजबूत किंग क्षेत्र नहीं था, लेकिन फिर भी वह ब्रह्मांड की तीसरी सबसे ऊंची जाति का सदस्य था। उसके चुंबकीय किंग शरीर को हल्के में नहीं लिया जा सकता था, खासकर क्योंकि वह अर्धदेवीभूत था। सामान्य किंग वर्ग के जेनोजेनिक उसके चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में चलने में असमर्थ थे। बाओ एर तो बस एक बच्ची थी और वह किसी तरह कीक के चुंबकीय क्षेत्र को नजरअंदाज कर रही थी। इससे कीक को बहुत हैरानी हुई। वह झिझका, फिर अपनी हथेली ऊपर उठाए। उसके हाथ में एक काली चुंबकीय रोशनी दिखाई दी। वह बाओ र पर हमला करना चाहता था जो अभी भी सफेद व्हेल को भगा रहा था। श्रीमान, कृपया, मैं आपसे विनती करता हूं, उसे चोट मत पहुंचाए। जैसे ही कीक बाओ र पर चुंबकीय प्रकाश छोड़ने ही वाला था, एक महिला अचानक उठ खड़ी हुई। चुंबकीय क्षेत्र की ताकत को झेलते हुए वह बाओ र के सामने खड़ी हो गई और कांपती हुई आवाज में बोली, तुम मेरे चुंबकीय क्षेत्र में घुस सकती हो, तुम बुरी नहीं हो। कीक ने उसे घूरा। उसने तय किया कि पहले उसे उससे छुटकारा पाना होगा, लेकिन वह औरत अचानक जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और उसके सामने झुक गई। मुझे मत मारो, उसने घुटनों के बल बैठकर विनती की। प्लीज, हमें जाने दो, हम तो बेकार औरतें हैं। तुम जो करना चाहो हम उसे रोक नहीं सकती। प्लीज, हमें उतनी ही आसानी से जाने दो जितनी आसानी से तुम पाते हो। निंग यू लगातार विनती करती रही और बार बार अपना सिर जमीन पर पटकती रही। अगर तुम मरना नहीं चाहती तो यहां से चली जाओ, कीक ने कठोर स्वर में उससे कहा। वह एक्सट्रीम किंग में काफी मशहूर था और अगर कोई औरत इस तरह का व्यवहार करती तो उसे मारने की जहमत नहीं उठाता। हाँ हाँ हाँ, अब हम चलेंगे। निंग यू उठी और बाओ एर को अपने साथ खींचने लगी। वेदना, चुंबकीय प्रकाश निंग यू के चेहरे पर लगा। निंग यू उड़ गई। शक्तिशाली चुंबकीय बल ने निंग यू को जहाज के पार खींच लिया और उसे जहाज की एक दीवार से टकरा दिया। उसका चेहरा दीवार से टकराकर चिपक गया। वह खुद को छुड़ा नहीं पाए। तुम अकेले जा सकते हो, वह यहीं रहेगी। कीक ने बाओ एर की ओर एक और चुंबकीय रोशनी डाली। वेदना, किसी तरह निंग यू बाओ एर के सामने फिर से प्रकट हो गई थी। इस बार उसने चुंबक को रोकने के लिए अपनी बाहें क्रॉस कर ली और अचानक पड़े वजन से उसकी बाहें इतनी भारी हो गईं कि वे सीधे जमीन पर आ गईं। उसका चेहरा जमीन से टकरा गया और उसका मुंह मुड़ गया। मिस्टर, प्लीज उसे जाने दो, वो अभी बच्ची है और मैंने हान सेन से वादा किया था कि मैं उसकी बच्ची की रक्षा करूंगी। निंग युए जमीन पर अजीब सी हालत में पड़ी थी। वो खुलकर रो रही थी, उसके चेहरे पर नाक से पानी और आंसू बह रहे थे। ऐसा लगता है कि तुम सचमुच मरना चाहते हो, कीक ने घुरघुराते हुए कहा, जिससे उसकी मुट्ठी में चुंबकीय प्रकाश उत्पन्न हो गया। निंग यू की पैंट अचानक गर्म हो गई और जमीन पर एक गड्ढा बन गया। उसने पेशाब कर दिया था। जब कीक को पेशाब की गंध आई तो उसने भौहें चढ़ा दी।
अगर उसने किसी औरत को इस तरह मारा तो उसके हाथ गंदे हो सकते हैं। निंग यू को नजरअंदाज करते हुए उसने अपना ध्यान फिर से बाओ एर की ओर मोड़ दिया। उसके हाथों में चुंबकीय रोशनी इतनी तेज थी कि मानो काला सूरज हो। बाओ एर अभी भी सफेद वेल को चला रही थी, उसे बाहर एक्सट्रीम किंग के शूरवीरों से लड़ने के लिए निर्देशित कर रही थी। उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे उसने अभी तक कीक को वहां देखा ही न हो। कीक के होंठ एक पतली रेखा में सिकुड़ गए और वह बाओ एर पर चुंबकीय प्रकाश फेंकने को तैयार हो गया। निंग युए जमीन पर दबी हुई थी और उसके हाथ पैर कांप रहे थे, फिर भी वह रेंगकर कीक की ओर बढ़ने में कामयाब रही। जब वह उसके पैरों के पास पहुंची तो उसने विनती की, श्रीमान, हमें जाने दीजिए। आप जो भी करना चाहते हैं हम उसमें बाधा नहीं डालेंगे, और मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। चले जाओ, गंदी कुतिया। कीक ने निंग यू के चेहरे पर लात मारी, वार की ताकत से वह उड़ गई। वेदना। निंग यू हवाई जहाज की दीवार से टकरा गई, उसका चेहरा खून से लथपथ था। उसका पूरा शरीर दीवार से चिपक गया था, जिससे वह गिरने से बच गई। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो चुप हो जाओ। अगर नहीं मरोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम मेरे काम में खलल डाल रहे हो, कीक गुर्राया। उसने फिर से बाव र को घूरा और एक और चुंबकीय प्रकाश छोड़ने की कोशिश की। मैं चाहती हूं कि तुम रुक जाओ। निंग यू की आवाज कांप रही थी, मानो वह फूट फूट कर रोने वाली हो। कीक ने उसकी छटपटाती हुई आकृति पर नजर डाली, लेकिन वह खुद को दीवार से आजाद नहीं कर पा रही थी। चुंबकीय शक्ति ने उसे मांस के टुकड़े की तरह दीवार से चिपका दिया था। निंग यू की उपेक्षा करते हुए उसने अपने हाथों में मौजूद चुंबकीय प्रकाश को बाव एर की ओर भेजा। रुको, मैंने तुम्हें रुकने को कहा था। निंग यू डर के मारे चीख पड़ी। उसका शरीर चुंबकीय शक्ति को चीरता हुआ आगे निकल गया और वह बाव एर के सामने कूद पड़ी ताकि सूरज जैसी काली रोशनी ले सके। धमाका। निंग यू पर एक भयानक चुंबकीय प्रकाश पड़ा और अगले ही पल उसका शरीर किसी टूटते हुए पहाड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ा। उसके अंग लोहे की पकड़ से जकड़े हुए थे, कुचले और टूटे हुए से लग रहे थे। कीक ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह अपनी चुंबकीय शक्ति का आह्वान करता रहा। रुको, मैं तुमसे विनती करती हूँ, उसे चोट मत पहुंचाओ। मैंने हान सेन से वादा किया था कि मैं उसकी बेटी का ख्याल रखूंगी। मैंने उससे वादा किया था। निंग यू फर्श पर अपनी जगह से बेबस होकर रोने लगी। ये देखकर कि कीक बाओ एर पर चुंबकीय प्रकाश डालने वाला है, निंग यू ने उठने की कोशिश की, लेकिन उस पर 3 बार चुंबकीय बल का प्रहार हो चुका था। अब वह बल इतना प्रबल हो गया था कि वह उसे काबू नहीं कर पा रही थी। कीक ने बावा पर सूर्य जैसा एक और चुंबकीय प्रकाश डाला। मैंने तुम्हें रुकने को कहा था। निंग यू बाओ एर की ओर उड़ती चुंबकीय रोशनी को देखकर चीख पड़ी। उसके कांपते शरीर से हरी लपटें फूट पड़ी, जिन्होंने उसे आग के आवरण में लपेट लिया। उन हरी लपटों में निंग यू की आंखें अचानक शांत हो गईं। उसका चेहरा और शरीर फिर से मर्दाना आकार में आ गया। वह फिर से एक आदमी जैसा दिखने लगा। फांग किंग यू और जमीन पर बैठे समुद्री लुटेरे निंग यू को बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहे थे। उन्हें लगा कि निंग यू एक डरपोक और बेकार औरत है, लेकिन अचानक वह एक मर्द बन गई थी और उसके चारों ओर हरी आग एक बेचैन कर देने वाले अंदाज में जल रही थी और बुदबुदा रही थी। मैंने कहा था ना, क्या तुम बहरे हो? निंग यू गरजा। उसकी आंखें एकदम साफ थीं। उसके चेहरे पर अभी भी आंसुओं और नाक के सूखे निशान थे। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया उसके स्त्री वस्त्र फटने लगे थे, लेकिन वह अब भी कोमल और कोमल लग रहा था। तुमने मेरे जैसे किसी के साथ छल करने की हिम्मत की। तुम तो मर चुके। कीक के हाथ में एक काली रोशनी उभर आई। वह एक काला चुंबकीय चाकू बन गया जो निंग यू की ओर आया। निंग यू शांत और स्थिर दिख रहा था, उसके हाथों में एक हरी तलवार थी। जब कीक ने अपना काला चुंबकीय चाकू वहां घुमाया तो निंग यू का शरीर उसकी ओर आकर्षित हो गया। वह चुंबकीय चाकू की ओर दौड़ा। कच्चा। जैसे ही निंग यू काले चुंबकीय चाकू में समा गया, उसने अपनी छोटी हरी तलवार लहराई। तलवार की एक हरी रोशनी चमकी, जिससे कीक का सिर और उसका आधा चुंबकीय चाकू हवा में उछल गया। पटोंग। कीक का सिरविहीन शरीर जमीन पर गिर पड़ा। फैंग किंग यू और बाकी लोग जम गए। आह! दूसरी तरफ निंग यू के शरीर पर लगी हरी लपटें गायब हो गई थीं। उसकी छोटी हरी तलवार जमीन पर पड़ी थी और उसका शरीर फिर से स्त्री जैसा हो गया था। उस सिरविहीन शरीर को देखकर निंग यू ने अपना चेहरा पकड़ लिया और चीखने लगी। वह बहुत डरी हुई लग रही थी और वह घबराकर लाश से दूर हट गई। हान सेन और लैंडो ने गोलाकार तरीके से ढूंढा, लेकिन उन्हें अभी तक सफेद वेल नहीं मिली थी। हान सेन चिंता से बीमार था।
अभी हान सेन को लग रहा था कि काश उसने मिस्टर वाइट का कोई हुनर आजमाया होता। इस तरह वह अंदाजा लगा सकता था कि बाओ एयर कहाँ गया है। बस एक दिशा भी काफी होती। अभी बिना सिर वाले मुर्गे की तरह इधर उधर भागने से तो कुछ भी बेहतर था। जब तियानक्सिया यूनिकॉर्न बादलों के बीच से उड़ रहा था तो उन्होंने एक व्यक्ति को धीरे धीरे प्रकट होते देखा। वह मेंग ली था, जो चरम राजा के शासक का एक करीबी रिश्तेदार था। हान सेन, हम फिर मिलेंगे। मेंग ली भाग गया था जबकि टू वर्ल्ड माउंटेन की महिला ने उसका एक्सट्रीम पर्पल डायमंड ड्रैगन चुरा लिया था। हान सेन ने सोचा कि वह आदमी पहले ही तियानक्सिया सिस्टम से निकल चुका है। तुम्हें जाना चाहिए, लैंडो ने हान सेन से कहा और वह मेंग लाई को गंभीरता से देख रहा था। हान सेन ने एक शब्द भी नहीं कहा, वह बस भाग गया। लैंडो ने उसे जाने के लिए कहा था क्योंकि उसे मेंग ली को रोकने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं था। अगर हान सेन रुकता तो वह लैंडो के लिए बोझ बन जाता। अगर लैंडो अकेला होता तो मेंग ली को न हरा पाने की स्थिति में वह भाग सकता था। मेंग ली ने हान सेन का पीछा करना शुरू किया लेकिन लैंडो ने उसे तियानक्सिया यूनिकॉर्न पर रोक दिया। मेंग ली की आंखें सिकुड़ गईं। लैंडो, क्या तुम सचमुच एक्सट्रीम किंग के दुश्मन बनना चाहते हो? मैंने उससे कहा था कि मैं उसे यहां से जिंदा निकाल लूंगा, लैंडो ने भावशून्य होकर कहा। मुझे यही करना होगा। उस स्थिति में हम देखेंगे कि तुम में वो क्षमता है या नहीं। मेंग ली के चेहरे पर बर्फ जमी हुई थी। लैंडो की तरफ एक तमाचा जड़ते ही उसका शरीर एक सुनहरे दानव में बदल गया। उस तमाचे ने मानो आसमान को ढक लिया हो। हान सेन को लगा जैसे कोई विशाल शॉकवेव उसकी ओर आ रही हो। वह और तेजी से उड़ने लगा। सौभाग्य से जब तक ये हान सेन तक पहुंची तब तक शॉकवेव की शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। उसने अपनी गति बढ़ाने के लिए शॉकवेव के संवेग का उपयोग किया और वह तेजी से बादलों में गायब हो गया। मुझे कब तक ऐसे ही दिन गुजारने पड़ेंगे? बाओ एयर को ढूंढने के बाद मुझे स्काई पैलेस जाना होगा। मुझे उम्मीद है कि स्काई कम से कम कुछ समय के लिए मुझे सुरक्षित रख सकेगा। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मुझे एक्सट्रीम किंग से तब तक बचाए जब तक मैं देवता नहीं बन जाता, हान सेन ने मन ही मन सोचा। फिर वह उदास हो गया। रक्तनाड़ी सूत्र का राजा क्षेत्र बहुत अजीब है। ये केवल दूसरों के आत्मा कोगवील को ही धकेल सकता है और मैं इसे अपनी जीनो आर्ट्स पर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपनी वंशावली को बढ़ाना चाहता हूँ। हान सेन को नहीं पता था कि बाओ एयर को ढूंढने के लिए उसे किस दिशा में जाना चाहिए और उसे लैंडो और मेंगली के बीच की लड़ाई से दूर रहना था। कुछ ही देर बाद हान सेन उस क्षेत्र में पहुंच गया जहां बादलों के कई समुद्र आपस में मिल रहे थे। उसके सामने मलाईदार सफेद बादलों का एक समुद्र था। हर बादल हवा में तैरते दूध जैसा लग रहा था। हान सेन बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी ओर उड़ चला। हालांकि जब उसने बादलों में से एक में उड़ने की कोशिश की तो ऐसा लगा जैसे वह किसी बीन बैग में कूद गया हो। उसे अंदर जाने देने के बजाय उसने उसे पकड़ लिया और वापस उछाल दिया। हान सेन चौंक गया। तियानक्सिया सिस्टम के बादल घने तो थे लेकिन इतने घने नहीं कि उसे रोक सके। सिर्फ बादल के जानवर ही असल में ठोस होते हैं। लेकिन हान सेन इतना तेज और इतना ताकतवर था कि अगर वह किसी बादल के जानवर से टकराता तो वह टुकड़े टुकड़े हो जाता। लेकिन मलाईदार सफेद बादल बिल्कुल ठीक था और उसने उसे वापस उछाल दिया था। क्या मैं किसी उच्च श्रेणी के बादल जानवर से टकरा गया हूं? हान सेन चौंक गया। उसने घबराकर बादल की ओर देखा, लेकिन बादल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस वहीं तैरता रहा, बिल्कुल आसपास के बाकी बादलों की तरह। हान सेन को बादल में कुछ खास नजर नहीं आया। पहले तो वह थोड़ा हिचकिचाया लेकिन फिर उसने बादल के चारों ओर उड़कर उसे और गौर से देखने का फैसला किया। उसने उसे छूने के लिए अपना हाथ भी बढ़ाया। बादल बहुत मुलायम था। जब हान सेन ने उसे छुआ तो वह अंदर की ओर गड्ढा हो गया। लेकिन जब हान सेन पहले पूरी रफ्तार से उससे टकराया था तो बादल बहुत सख्त लगा था। वह किसी गोमांस की कंडरा जैसा था। लेकिन हान सेन ने उसे कितना भी दबाया, बादल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह एक मृत वस्तु की तरह था। यह बादल एक नॉन न्यूटोनियन तरल पदार्थ जैसा दिखता है। हान सेन ने उसके आसपास के बादलों को झाड़कर हटाया और पाया कि वह अजीब बादल सिर्फ 20 मीटर चौड़ा था। इस तथ्य के अलावा कि उसमें जीवन शक्ति का अभाव था और नॉन न्यूटोनियन विशेषताएं थी, उस बादल में कुछ भी खास नहीं था। यहाँ बीच आसमान में ऐसा बादल क्यों है? हान सेन उलझन में था। उसने कुछ देर आसपास के बादलों को देखा। उसने अपना हाथ बादल में डाला और धीरे धीरे अपना पूरा शरीर उसमें धकेल दिया। जब वह बाहर था तो हान सेन अपनी पर्पल आई बटरफ्लाई से कुछ भी नहीं देख पा रहा था।
इसलिए वह अंदर गया और ध्यान से देखा। हान सेन का शरीर धीरे धीरे हिल रहा था। अगर वह कछुए की चाल से आगे बढ़ता तो बादल ज्यादा प्रतिरोध नहीं कर पाता। 7-8 मीटर अंदर जाने के बाद हान सेन को अचानक लगा जैसे उसके सामने की जगह खाली हो गई हो। उसका हाथ सीधा अंदर चला गया। यहाँ कुछ है। हान सेन बहुत खुश हुआ। यह बादल 20 मीटर चौड़ा था और वह सिर्फ 7-8 मीटर ही चला था। इसके बावजूद कुछ उसे रोक रहा था। इसका मतलब जरूर था कि अंदर एक खाली जगह थी। हान सेन सावधानी से आगे बढ़ा और जल्द ही वह बादल के भीतरी भाग में पहुंच गया। उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि अब वह 3 मीटर चौड़ी जगह में था। उस खाली जगह में उसे एक पौधा दिखाई दिया। यह देखने में किसी मकड़ी के पौधे जैसा लग रहा था। हरी पत्तियां बाहर निकली हुई थीं और बहुत सुंदर लग रही थीं। अजीब, यहाँ पौधा क्यों है? मुझे तो लगा था कि तियानिक्सिया सिस्टम में सिर्फ बादल जानवर ही होते हैं और वहाँ कोई पौधा नहीं है, हान सेन ने हैरानी से सोचा। वह पौधे को देखता रहा। स्पाइडर प्लांट हरे जैड जैसा खूबसूरत था। पत्तियां 1 फुट लंबी थीं और तलवारों के आकार की थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बेहतरीन जैड से तराशी गई कोई कलाकृति हो। हालांकि इसकी जीवन शक्ति इतनी प्रबल थी कि कोई भी इसे एक निर्जीव वस्तु नहीं मान सकता था। हान सेन जितना समझ पाया उसके अनुसार तियानिक्सिया सिस्टम में पौधों और सामान्य जीवों के पनपने के लिए सही परिस्थितियां नहीं थीं। असली पौधे यहाँ पनप नहीं सकते थे। फिर भी उसके ठीक सामने एक स्पाइडर प्लांट था। हान सेन ने बादल में प्रवेश करते समय इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। क्या कुछ और लोग यहाँ आकर इसे तियानिक्सिया सिस्टम में छोड़ गए? हान सेन सोच ही रहा था कि स्पाइडर प्लांट से एक सफेद बादल ऊपर उठने लगा। वह दूध के बुलबुले की तरह ऊपर उठा, फिर बाहर बादलों में जा मिला। लगता है ये बादल असल में इस स्पाइडर प्लांट से आते हैं। इसका मतलब है कि ये पौधा असल में तियानिक्सिया सिस्टम का मूल निवासी है। हान सेन चौंक गया। जैसे ही मकड़ी के पौधे ने और बादल छोड़े, हान सेन ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। लेकिन जब उसने उसे छुआ तो वह बिल्कुल उस बादल जैसा था जो उसे घेरे हुए था। पौधा इतना नाजुक था कि ऐसा लग रहा था मानो हल्की सी पकड़ से ही वह कुचल जाएगा। लेकिन अगर वह ताकत का प्रयोग करता तो पौधा कठोर और लचीला हो जाता। ये किस तरह का पौधा है? जैसे ही हान सेन ने उत्सुकता से मकड़ी के पौधे की जांच की, उसने देखा कि पौधे के बीच में एक सफेद आग थी। हान सेन आश्चर्य से 2 कदम पीछे हट गया। मकड़ी के पौधे के बीच में एक सफेद आग जल रही थी जो एक छोटी सी लालटेन जैसी थी। हान सेन ने गौर से देखा। असल में वह आग नहीं थी, वह एक प्रभामंडल था। प्रभामंडल के केंद्र में एक काला कीड़ा था जो झींगुर जैसा दिख रहा था। काले रंग का ये कीड़ा आकार में झींगुर जैसा ही था और इसके 2 झूलते हुए एंटीना थे। यह मकड़ी के पौधे पर चढ़ गया। जब वह मकड़ी के पौधे के सिरे पर पहुंचा तो उसके वजन ने पौधे का पट्टा नीचे खींच लिया। फिर उस नन्हे जीव ने अपना मुंह खोला। उसके तीखे दांत मकड़ी के पौधे के नाजुक पत्ते में गड़ गए। कच्चा कच्चा झींगुर को पेट भरने में थोड़ा समय लगा। जब वह तृप्त हो गया तो झींगुर वापस पौधे से नीचे उतरने लगा। जैसे ही कीड़ा हिलता, सफेद धुएं के गुबार निकलते। सफेद धुआं एक मलाईदार सफेद बादल में बदल गया। जीव की पीठ से एक एक करके बादल उठते रहे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हान सेन ने पहले देखे थे। अब हान सेन को पता चल गया था कि मकड़ी के पौधे से निकले बादल असल में उस पौधे से नहीं थे। वे काले झींगुर के रस से आए थे। काला झींगुर तेजी से पौधे की जड़ों में वापस घुस गया और गायब होने ही वाला था। हान सेन ने हाथ बढ़ाकर झींगुर को पकड़ लिया। काला झींगुर उसके हाथ में छटपटा रहा था और वह आश्चर्यजनक रूप से एक छोटा सा मजबूत जीव था। हालांकि वह राजा से ज्यादा ताकतवर नहीं था, इसलिए वह हान सेन का विरोध नहीं कर सका। काले झींगुर को पता था कि वह भाग नहीं सकता। उसके शरीर से एक सफेद भाप निकली जो जल्द ही एक फुदकादार सफेद बादल में बदल गई और झींगुर के चारों ओर लिपट गई। हान सेन ने बादल को ऐसे पकड़ा जैसे वह कोई बड़ी भाप से पकाई हुई रोटी पकड़े हुए हो। खुशकिस्मती से जब तक वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, हान सेन अभी भी अपने हाथ मलाईदार बादल में डाल सकता था। झींगुर हान सेन की पकड़ से इस तरह नहीं बच सकता था। झींगुर मार्क्वेस से ज्यादा शक्तिशाली तो नहीं हो सकता, लेकिन उससे निकलने वाला बादल का रस अद्भुत होता है। मेरी शक्ति भी उसे तोड़ नहीं सकती। एक पल की हिचकिचाहट के बाद हान सेन ने झींगुर को डेस्टिनीज टावर के अंदर डाल दिया। फिर वह मकड़ी के पौधे के पास गया और उसे सहलाया। उसने मकड़ी के पौधे के अंदर की जीवन शक्ति को महसूस करने की कोशिश की।
स्पाइडर प्लांट में बहुत ज्यादा जीवन शक्ति थी, लेकिन क्रिकेट की तरह हान सेन उसे खा नहीं सकता था। उसने स्पाइडर प्लांट को ध्यान से देखा, लेकिन उसे कुछ और खास नहीं दिखा। उसने स्पाइडर प्लांट को डेस्टिनीज टावर के अंदर भी रख दिया। बादल की उस जेब से बाहर निकलने के बाद हान सेन ने कुछ और सोचा। फिर उसने पूरा बादल भी डेस्टिनीज टावर के अंदर डाल दिया। ऐसा करने के बाद वह मुर्रा और बाव, एर और बाकियों की तलाश जारी रखने के लिए वहां से उड़ गया। लेकिन हान सेन को उड़ते हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उसने बादल जानवरों के एक झुंड को अपनी ओर आते देखा। वे सारस जैसे जीवों का एक झुंड थे। उनकी संख्या कम से कम 1000 रही होगी। उनमें से ज्यादातर मार्क्विस थे, लेकिन कुछ ड्यूक भी थे। उनका नेता राजा था और उनका एक राजा क्षेत्र था। हान सेन वाकई बहुत खुश हुआ जब वे प्रकट हुए। उसने अपना चाकू निकाला और झुंड में घुस गया। आखिरकार ये बादल जानवर जेनोजेनिक थे। किसी और राजा वर्ग के जेनोजेनिक को मारने से हान सेन को अपने राजा वर्ग के जीन भरने में मदद मिलेगी। हान सेन के पास 4 अलग अलग जीनो आर्ट थे। हर बार एक लेवल ऊपर करने के लिए उसे 100 जीन्स की जरूरत होती थी। जब इन सभी जरूरतों को जोड़ दिया जाता तो उसे जीन्स की एक बड़ी संख्या की जरूरत होती। उसे जब भी मौका मिलता उतने जीन्स इकट्ठा करने होते थे। बादल जानवरों के पास हान सेन के सामने टिकने का कोई मौका नहीं था। जब वह उनके पास पहुंचा तो उसने राजा का सिर काट डाला। जेनोजेनिक राजा का शिकार क्लाउड क्रेन राजा। जेनोजेनिक जीन पाया गया। हान सेन ने लापरवाही से क्लाउड क्रेन किंग के शरीर से जेनोजेनिक जीन निकाल लिया। उसे उम्मीद थी कि राजा के मारे जाने के बाद बाकी क्लाउड क्रेन तितर बितर हो जाएंगे, लेकिन वे सब बिना किसी मौत के डर के उसके पीछे पड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे वे क्लाउड क्रेन किंग की हत्या का बदला लेना चाहते थे, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान देनी पड़े। हालांकि हान सेन उन निम्न स्तरीय बादल जानवरों को मारने में समय बर्बाद करने में दिलचस्पी नहीं रखता था। वह पूरी गति से उड़ गया। निम्न स्तरीय बादल सारस उसका पीछा नहीं कर पाए, इसलिए ज्यादा देर नहीं लगी और हान सेन पूरी तरह से हार गया। लेकिन जैसे ही हान सेन भागा, उसने बादल जानवरों के एक और समूह को अपनी ओर आते देखा। ये बाघ जैसे दिख रहे थे और उनके बीच कुछ राजा भी थे। हाँ, आज मेरी किस्मत अच्छी है, हान सेन ने मुस्कुराते हुए सोचा। उसने अपना भूतिया दांत वाला चाकू उठाया और उनसे मिलने दौड़ पड़ा। हान सेन एक खूबसूरत तितली की तरह बाघों के बीच झपटा। उसके हाथ में भूत दांत वाला चाकू शैतान के नुकीले दांतों की तरह नाच रहा था और उसने एक एक करके बादल बाघों को मार गिराया। वे राजा वर्ग के जेनोजेनिक थे और उनके राजा क्षेत्र दूसरे या तीसरे दर्जे के थे। हान सेन को उनमें से हर एक को मारने के लिए बस एक ही हमले की जरूरत थी। जेनोजेनिक राजा का शिकार क्लाउड टाइगर। जेनोजेनिक जीन मिला। क्लाउड टाइगर की राक्षस आत्मा प्राप्त हुई। हान सेन ने राजा वर्ग के 5 बाघों को मार डाला और एक क्लाउड टाइगर बीस्ट सोल अर्जित करने में कामयाब रहा। हान सेन को यह जानकर बहुत अच्छा लगा। तियानेक्सिया सिस्टम में कई बादल जानवर थे, लेकिन एक राजा वर्ग को ढूंढना हमेशा आसान नहीं था। और एक राजा को मारने के कुछ ही देर बाद हान सेन को कई और राजा मिल गए। वह भाग्यशाली था। शेष क्लाउड टाइगर्स हान सेन के पीछे दौड़े, लेकिन उसने उन्हें अनदेखा कर दिया और उड़ना जारी रखा। हान सेन कुछ देर से उड़ रहा था जब उसकी मुलाकात बादल जानवरों के एक और समूह से हुई, लेकिन इस बार उनमें कोई राजा नहीं था। उन जानवरों का नेता सिर्फ ड्यूक वर्ग का था। हान सेन ने सोचा कि एक मुक्का ही उन्हें डराने के लिए काफी होगा, लेकिन ये बात जल्द ही झूठी साबित हुई। हान सेन ने बादल के जानवरों को 1 दर्जन मुंह के मारे, लेकिन वे आते ही रहे। हान सेन ने उन्हें अपनी पूंछ से झटक दिया और उड़ता रहा, लेकिन उसे एहसास होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह जिस भी दिशा में जाए, उसे बादलों के जानवरों का सामना करना ही पड़ रहा था। और बादल के जानवर भी बहुत गुस्से में थे। उनमें से कोई भी मरने से नहीं डर रहा था। वे उस पर ऐसे टूट पड़े जैसे वह उनका प्राणघातक दुश्मन हो, और चाहे वह उनमें से कितने भी मार डाले, कोई भी बादल जानवर पीछे हटने को तैयार नहीं था। बादलों का ये समुद्र थोड़ा शापित सा लगता है, हान सेन ने सोचते हुए भौहें चढ़ाईं। उसने दूसरी दिशा में जाने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि क्या उसका सामना और भी बादलों से होगा। परिणाम वही रहा और पुनः उसकी मुलाकात बादल जानवरों के एक और बड़े समूह से हुई। हान सेन ने कई बार दिशा बदली, लेकिन हर बार उसका सामना बादल जानवरों के झुंड से हुआ। लेकिन उन सभी बादल जानवरों की आंखें लाल थीं। जब भी वे उसे देखते, उस पर झपट पड़ते, भले ही उन्हें उसे नुकसान पहुंचाने का कोई मौका न मिलता। ये वाकई अजीब हो रहा है। हालांकि हान सेन ने कई किंग क्लास के बादल जानवरों को मार गिराया था, फिर भी वो अपनी कामयाबी का पूरा आनंद नहीं ले पा रहा था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और इसी वजह से वो असहज हो रहा था। हान सेन किसी भी राजा श्रेणी के बादल राक्षस को मार सकता था, लेकिन तियानेक्सिया प्रणाली अपने देवताकृत जेनोजेनेसिस के लिए जानी जाती थी। अगर सामान्य जेनोजेनेसिस के झुंड के बीच उसका सामना किसी देवताकृत राक्षस से होता तो उसे एक और भीषण लड़ाई का सामना करना पड़ता। थोड़ी देर रुकने के बाद हान सेन जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस उड़ गया। सबसे पहले उसे उस मलाईदार बादलों के समुद्र से दूर जाना था। वह जगह डरावनी थी और जीव जंतु बहुत ही खतरनाक थे। उसे वहां रहना अच्छा नहीं लग रहा था। वापस लौटते हुए उसका सामना उन जीवों के समूहों से हुआ जिनसे वह पहले लड़ चुका था। उन सभी की आंखें लाल लग रही थीं और जाहिर था कि वे अपने राजाओं की मौत का बदला लेना चाहते थे। इसलिए वे सभी हान सेन का पीछा करने लगे। इस बार हान सेन को उनका पीछा छोड़ने में थोड़ा समय लग रहा था। कुछ ही देर में वह बादलों के मलाईदार समुद्र से निकलकर हल्के नीले बादलों के समुद्र में वापस आ गया। आखिरकार मैं उस शापित बादलों के सागर से बच निकला। हान सेन को राहत महसूस हुई, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह से शांत हो पाता उसने एक साया अपनी ओर आता देखा। ये चरम राजा देवतुल्य मेंगली था। हान सेन हताश हो गया। लैंडो और मेंगली को छोड़ने के बाद से उसने कई बार दिशाएं बदली थी और यहां तक कि अपना रास्ता भी बदल लिया था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेंगली उसे ढूंढ ही ले आया है। अगर मुझे पता होता कि वह आएगा तो मैं वापस नहीं आता। बादलों का वह समुद्र अजीब था, लेकिन यहाँ मेंगली का सामना करने से बेहतर था कि मैं वहां रहूं। हान सेन मुड़ा बादलों के उस समुद्र में वापस जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा मेंगली तेजी से उसके सामने आ गया। लेकिन हमला करने के बजाय मेंगली ने बस बोल दिया, हान सेन, अगर तुम मेरे साथ आओ तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शायद मैं तुम्हें जिंदा भी रख सकूं। तुम्हें लगता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ वापस चला जाऊं तो एक्सट्रीम किंग मुझे जिंदा छोड़ देगा? हान सेन ने व्यंग्यात्मक लहजे में अपने होंठ ऊपर उठाए। मेंगली हंसा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, तुम्हें मार दिया जाना था, लेकिन जब तुमने लैंडो को देवता बनने में मदद की तो चीजें बदल गईं। ये क्षमता तुम्हारे जीवित रहने की गारंटी दे सकती है। अगर तुम अटूट समर्पण के साथ एक्सट्रीम किंग की मदद करो तो हम एक राजकुमार की हत्या के अपराध को मिटा सकते हैं। हान सेन हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मेंगली ने ऐसा कुछ कहा है। लेकिन मैंने राजा बाई के बेटे को मार डाला। क्या तुम्हें यकीन है कि वह मुझे जिंदा छोड़ देगा? हान सेन ने अविश्वास से कहा। तुम्हें पता है, राजा के 100 से ज्यादा बच्चे और अनगिनत पोते पोतियां हैं। मेंगली फिर हंसा, तुमने किसी बड़े राजकुमार को नहीं मारा, और अगर किसी और ने उसे मार दिया होता तो इतने लंबे समय तक पकड़ से बच पाना नामुमकिन था। लेकिन तुम, हान सेन, अलग हो। अगर तुम एक्सट्रीम किंग के लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें जिंदा रख सकता हूं। हान सेन ने आंखें घुमाई। मेंगलाई से लड़ने पर जीतने का कोई चांस नहीं था और इस आदमी से बचने का भी कोई रास्ता नहीं था। वह बस सुनने का नाटक कर रहा था, समय रोककर कोई रास्ता सोचने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर कि हान सेन ने कोई जवाब नहीं दिया, मेंगली ने आगे कहा, मान लेते हैं कि तुम स्काई पैलेस पहुंच गए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि समय के साथ यह सब थम जाएगा? एक्सट्रीम किंग किसी राजकुमार को यूं ही मरने नहीं देगा। चौथे अंकल, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप कहते हैं। एक्सट्रीम किंग का राजकुमार यूं ही नहीं मर सकता। अगर मैं आपके साथ वापस चला गया तो वे मुझे कैसे जीने देंगे? हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। मेंगली मुस्कुराए और बोले, हान सेन को तो मरना ही है, लेकिन हो सकता है कि तुम हान सेन न बनो। जब हान सेन को अंततः समझ आया कि मेंगली क्या कहना चाह रहा था तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। हान सेन को उलझन में देखकर मेंगली ने कहा, हमारे लोग एक चरम राजा राजकुमार की हत्या का बदला लिए बिना नहीं जाने देंगे, और हम आपके अलावा किसी और को इस तरह का प्रस्ताव नहीं देंगे। लेकिन अगर आप स्काई पैलेस में बने रहने पर अड़े रहे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या अपराध किया है या आपके पास क्या कौशल है, चरम राजा आपको जीने नहीं देंगे। मेंगली के स्पष्टीकरण से चीजें बिल्कुल साफ हो गई थीं। अगर हान सेन उनके अधीन होकर उनके लिए काम करने को तैयार हो तो उसे जीने दिया जाएगा। अगर वह उनके फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं हो सका तो वे उसे मारने की कोशिश करते रहेंगे, भले ही वह स्काई पैलेस पहुंच जाए। हान सेन कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसने कुछ नीले बादल वाले जानवरों को अपनी ओर आते देखा। मेंगली ने भौहें चढ़ाईं। देवता रूपी कुलीन लोग अपने स्तर से नीचे की किसी भी चीज को डराने की कोशिश करते थे, लेकिन ये बादल जानवर तो बस माक्विस वर्ग के थे।
अपनी पूरी तरह से कमजोर ताकत के बावजूद बादल जानवर बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गए। हान सेन को यह अजीब लगा, कम से कम कहने के लिए तो। उसने अपना हाथ हिलाया और बादल के जानवर गायब हो गए। उसकी दैवीय शक्ति के उन पर पड़ने के बाद उनकी हड्डियां भी नहीं बची। हान सेन, आपका फैसला क्या है? मेंग ली ने हान सेन की ओर देखते हुए पूछा। हान सेन चुप रहा, लेकिन मेंग ली ने उसे कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई। वह वहीं खड़ा रहा, धैर्यपूर्वक जवाब का इंतजार करता रहा। हालांकि हान सेन मेंग ली के सवाल पर विचार नहीं कर रहा था। वह उन बादल जानवरों के बारे में सोच रहा था जो अभी अभी उसके रास्ते में आए थे। देवतातुल्य कुलीन वर्ग के आसपास होने के कारण बादल दैत्यों को जितना हो सके दूर रहना चाहिए था। देवतातुल्य व्यक्ति की गंध पाते ही वे भाग जाते, उनके पास जाने की तो बात ही छोड़िए। उन बादल जानवरों के चेहरों पर वही भयानक भाव थे जो हान सेन ने खुद मलाईदार बादलों के समुद्र में देखे थे। लेकिन अब वह मलाईदार बादलों के समुद्र में नहीं था। हान सेन के मन में एक विचार कौंधने लगा जब उसने उन क्रोधित बादल जानवरों के बारे में सोचा जिनसे उसने लड़ाई की थी। इससे पहले कि हान सेन मेंग ली को जवाब दे पाता, बादल जानवरों का एक और समूह उन पर टूट पड़ा। लेकिन इस बार बादल जानवर स्पष्ट रूप से एक अलग किस्म के थे। यहाँ बादल जानवरों की कई अलग अलग प्रजातियां मौजूद थीं। उनमें कुछ राजा भी थे जो विभिन्न प्रजातियों की रेजिमेंटों का नेतृत्व कर रहे थे। हान सेन शायद खुद को ये यकीन दिला सके कि निचले स्तर के बादल जानवर इतने मूर्ख थे कि मेंग ली की दैवीय उपस्थिति को पहचान नहीं पाए, लेकिन ज्यादा शक्तिशाली बादल जानवर इतने मूर्ख नहीं हो सकते थे। वे राजा थे और वे दूसरे बादल जानवरों को हान सेन और मेंग ली की ओर ले गए। ये बहुत ही असामान्य व्यवहार था। मेंग ली का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने हाथ हिलाया और उसकी सोने की जंजीरें एक क्षेत्र बन गईं। इससे आगे बढ़ते हुए बादल जानवरों का समूह नष्ट हो गया। पहले कुछ किंग श्रेणी के बादल जानवर एक पल में ही ढेर हो गए। वहां किसी भी चीज के पास वापस लड़ने का कोई मौका नहीं था। मैं मेंग ली हूं, अगर तुम में हिम्मत है तो आओ और मुझसे लड़ो। इन दयनीय बादल जानवरों को मेरे खिलाफ भेजने से कुछ हासिल नहीं होगा, कमजोर। बादल जानवरों के शवों को देखने के बजाय मेंग ली आसमान की ओर चिल्लाने के लिए मुड़ा था। मेंग ली को पता था कि बादल के जानवर सामान्य व्यवहार नहीं कर रहे थे। उसने सोचा कि कोई ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति जानबूझकर बादल के जानवरों को उसकी ओर भेज रहा है। लेकिन हान सेन जानता था कि बादलों के जानवर मेंग ली के आने से पहले से ही अजीब तरह से व्यवहार कर रहे थे, इसलिए जो कुछ भी हो रहा था उसका देवता बने चरम राजा से कोई लेना देना नहीं था। अजीब है, अगर कोई इन बादल जानवरों को नियंत्रित कर रहा है तो वह बहुत शक्तिशाली होगा। लेकिन अगर ऐसा है तो वे सीधे हमला क्यों नहीं कर रहे? हान सेन ने मन ही मन सोचा। उन बादल जानवरों ने ऐसा व्यवहार नहीं किया जैसे कोई उन्हें नियंत्रित कर रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कुछ देख लिया हो। अचानक हान सेन का दिल धड़क उठा जब उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने अचानक अपने डेस्टिनीज टावर में देखा। वह पहले भी कुछ बादल जानवरों से मिल चुका था, लेकिन उनमें से कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं था। और बादल जानवर उस पर बिना वजह हमला नहीं कर रहे थे। अजीब चीजें तभी घटित होने लगी जब हान सेन ने काला झींगुर और मकड़ी का पौधा ले लिया। पहले तो हान सेन को लगा कि मलाईदार बादल वाले इलाके में रहने वाले जेनोजेनिक जीवों में कुछ गड़बड़ है। शायद वे स्वाभाविक रूप से दूसरे बादल जानवरों से ज्यादा आक्रामक या क्षेत्रीय थे। लेकिन मलाईदार बादल वाले समुद्र से निकलने के बाद भी अजीबोगरीब चीजें हो रही थीं। इससे पता चलता था कि समस्या मलाईदार बादल वाले समुद्र से आगे तक फैली हुई थी। क्या वे बादल जानवर इसके पीछे आ रहे हैं? हान सेन ने डेस्टिनीज टावर की पहली मंजिल पर देखा, जहां उसने बादल, काला झींगुर और मकड़ी का पौधा रखा था। बादल मकड़ी के पौधे के चारों ओर लिपट गया था, लेकिन काला झींगुर गायब हो गया था। वह बादल में चला गया होगा। अगर बादल जानवर इन चीजों की ओर आकर्षित होते हैं तो उन्हें अपने साथ ले जाना मेरे विचार से कहीं बड़ी समस्या हो सकती है, हान सेन ने मन ही मन सोचा। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि बादल के जानवर मकड़ी के पौधे की तरफ आकर्षित हो रहे थे या काले झींगुर की तरफ। और मेंग ली के बगल में होने के कारण वह दोनों चीजों को बाहर निकालकर उनकी तुलना नहीं कर पा रहा था। हान सेन, क्या आपने अभी तक कोई निर्णय लिया है? मेंग ली ने हान सेन से पूछा जब उसने कोई अन्य घुसपैठिया नहीं देखा। जरूर, मैं तुम्हारे साथ एक्सट्रीम किंग के पास जाऊंगा, लेकिन तुम्हें कसम खानी होगी कि मैं सुरक्षित रहूंगा, हान सेन ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मेंग ली से कहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अगर तुम मेरे साथ वापस आओ और एक्सट्रीम किंग के लिए काम करो तो मैं वादा करता हूं कि कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा,
मेंगली ने गंभीर निश्चय के साथ कहा। मेंगली के साथ जाने के लिए राजी होने के बाद हान सेन ने आज्ञाकारिता की एक आदर्श प्रतिमूर्ति बनने का नाटक किया। वह ऐसे उनके पीछे पीछे चला जैसे उसे भागने में कोई दिलचस्पी ही न हो। जैसे ही मेंगली तियानिक्सिया सिस्टम से होते हुए एक्सट्रीम किंग दुनियाओं की ओर बढ़ा, हान सेन बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पीछे पीछे चला। मेंगली को हान सेन के भागने की कोशिश करने की चिंता नहीं थी, लेकिन जब वे थोड़ी देर तक यात्रा कर चुके थे तो आसपास के बादलों से बहुत सारे बादल जानवरों ने हमला करना शुरू कर दिया। मेंगली ने उन बादल दैत्यों से आसानी से निपट लिया और राजा वर्ग के बादल दैत्य भी उसके लिए कोई खतरा नहीं थे। हालांकि समय बीतने के साथ उसका चेहरा और भी गंभीर होता गया। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सारे बादल जानवर उसके पीछे कौन भेज रहा है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है और उसे यह एहसास बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हान सेन चौंक गया। मेरे साथ भी यही हुआ जब मैं मलाईदार बादलों के समुद्र में था। कमजोर बादल जानवर भी अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी ओर झुकते। जहां तक मैं समझ सकता हूं, इस प्रभाव का एक दायरा जरूर होगा। जब मकड़ी का पौधा और काला झींगुर किसी जगह पर प्रवेश करते हैं तो उस क्षेत्र के बादल जानवर उनकी ओर खींचे चले आते हैं। चौथे अंकल, क्या आपने लैंडो को मार डाला? मेंगली द्वारा बादल जानवरों के एक और समूह को मारने के बाद हान सेन ने पूछा। मेंगली का मूड ठीक नहीं था। उसने सहजता से कहा, वह लड़का बहुत क्रूर है। मैं उससे लड़ते हुए अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। लेकिन यह मत सोचना कि वह तुम्हें बचाने आएगा। वह किसी और दिशा में चला गया है, इसलिए वह हमें काफी देर तक नहीं ढूंढ पाएगा। हान सेन ने कभी नहीं सोचा था कि लैंडो मर जाएगा। वह बस ये जानना चाहता था कि ड्रैगन कहाँ रहा होगा। हालांकि ये सुनकर उसे थोड़ी राहत मिली। आप मजाक कर रहे होंगे अंकल। मैंने आपसे पहले ही वादा कर दिया है कि मैं एक्सट्रीम किंग के पास जाऊंगा। अगर लैंडो यहीं होता तो भी मैं उसके साथ नहीं जाता। जैसा आपने कहा था वैसा ही है। अगर यह मामला नहीं सुलझा तो मैं अपनी बाकी जिंदगी डरा धमका कर बिताऊंगा। स्काई पैलेस तक पहुंचना भी मुझे इससे नहीं बचा पाएगा। इसलिए मैं वापस जाने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। लेकिन आपको भी मेरी जान बचाने का अपना वादा निभाना होगा, हान सेन ने पूरी गंभीरता से कहा। जब मेंगली ने हान सेन की यह बात सुनी तो उसे थोड़ा अच्छा लगा। उसने सिर हिलाया और कहा, तुम बहुत होशियार हो। अगर तुम पूरी लगन से एक्सट्रीम किंग के लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। लेकिन हान सेन को मरना ही होगा, इसलिए तुम अपना असली नाम इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। हम किसी को यह नहीं बता सकते कि तुम जिंदा हो। मैं समझता हूं, अगर जिंदा रहने के लिए अपना नाम खोना पड़े तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हान सेन चिंतित दिखे। लेकिन क्या? मेंगली ने पूछा। मुझे डर है कि कोई ताकतवर इंसान शायद मुझे एक्सट्रीम किंग के लिए काम करने नहीं देना चाहेगा। वे मुझे तुम्हारे पीछे आने देने के बजाय मुझे मार डालना पसंद करेंगे। हान सेन ने अपनी आवाज में डर की एक उदार खुराक भर दी। चिंता मत करो, जब तक तुम मेरा अनुसरण करोगी मैं किसी को भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, मेंगली ने घोषणा की। लेकिन हान सेन की बात ने मेंगली को सतर्क कर दिया। मेंगली को यकीन था कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति इन बादलों जैसे जानवरों को उनके पीछे भेज रहा है, लेकिन उस व्यक्ति ने अभी तक खुद को प्रकट नहीं किया था। रहस्यमयी देवता उनके पीछे तोपों की लहरें भेजता रहा। अगर रहस्यमयी देवता हान सेन को चुराने में नाकाम रहा तो वह हान सेन को ही मार डालने का फैसला कर सकता था। बादल जानवरों की कुछ और लहरों के उन पर हमला करने के बाद मेंगली को अपनी चिंता की पुष्टि हुई। राजा वर्ग के जेनोजेनिक्स खास तौर पर हान सेन को निशाना बना रहे थे। यह एहसास होते ही मेंगली और भी सतर्क हो गया। उसने हान सेन को अपने पास खींच लिया, कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। जब वे यात्रा कर रहे थे मेंगली का चेहरा अचानक बदल गया। उसने हान सेन को रोक लिया और बादलों में गहराई से देखा। हान सेन मेंगली के पीछे खड़ा था और आगे भी देख रहा था। आसपास के बादल उथल पुथल मचा रहे थे क्योंकि उनमें से शॉकवेव्स गुजर रही थीं। बादलों के बीच से एक बैंगनी किरण उनकी ओर गरज रहा था। पदार्थ की श्रृंखलाएं राक्षस के शरीर के चारों ओर जीवन बादलों की तरह घूम रही थीं। देवीकृत विदेशी जिन्य, स्पाइडर प्लांट और ब्लैक क्रिकेट अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण होंगे यदि वे देवताकृत विदेशी जिन्यों को आकर्षित कर सकते हैं, हान सेन ने आश्चर्य से सोचा। और साथ ही देवता बने किरण के पीछे कई बादल जानवर भी थे। उनके बीच राजा वर्ग के अज्ञात जीवियों की एक पूरी टोली थी। मेंगली ने भौहें चढ़ाई और हान सेन से कहा, युद्ध के मैदान के बहुत पास मत जाना, लेकिन बहुत दूर भी मत भागना।
अगर तुम जहां मैं लड़ रहा हूं वहां से बहुत दूर किसी बुरी स्थिति में फंस गए तो शायद मेरे पास तुम्हें बचाने का मौका न हो। चिंता मत करो अंकल, मैं सचमुच आपके साथ एक्सट्रीम किन के पास जाना चाहता हूं। मैं भागने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। हान सेन जानता था कि मेंगली का असल में क्या मतलब था, इसलिए उसने उसे पूरी ईमानदारी से जवाब दिया। मेंगली ने सिर हिलाया। वह कुछ और कहने ही वाला था कि तभी देवरूपी किरण ने दहाड़कर उसे रोक दिया। बादलों का एक आकाश उनकी ओर खींच आया। हालांकि बादल जानवरों का निशाना बिल्कुल साफ था। वे हान सेन को ही ढूंढ रहे थे। मैं देखना चाहता हूं कि कौन सा इंसान मुझे हान सेन को जिंदा एक्सट्रीम किंग के पास वापस लाने से रोकने की इतनी कोशिश कर रहा है, मेंगली ने सिकुड़ी हुई आंखों से कहा। वह एक सुनहरे दानव में बदल गया और किरण की ओर दौड़ा। हान सेन भागा नहीं, बल्कि बादल जानवरों के झुंड से लड़ने लगा। इस समय हान सेन के पास भागने का कोई कारण नहीं था। उसके पास कुछ खतरनाक सामान था जो देवता रूपी विदेशी जीवों को आकर्षित कर सकता था। अब जबकि उसके पास मेंगली था जो उसकी गर्मी झेलने के लिए तैयार था, भागने का मतलब था अपनी सुरक्षा को पीछे छोड़ना। मुझे नहीं पता कि वो मकड़ी का पौधा और काला झींगुर क्या है, लेकिन वो देवताकृत विदेशी जीवों को आकर्षित कर सकते हैं। अगर हालात बहुत बिगड़ गए तो मुझे उन्हें फेंक देना होगा। उन्हें रखने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने का कोई मतलब नहीं है। कम से कम अभी के लिए मैं उनका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर वो देवताकृत विदेशी जीवों को आकर्षित करते रहे तो मेंगली को मुझे यहां से बाहर निकालने में बहुत मुश्किल होगी। हान सेन ने मन ही मन सोचा और बादल जानवरों को मारना शुरू कर दिया। मेंगली ने किरण पर हमला किया, लेकिन उसका ध्यान हान सेन की हालत पर ही रहा। जब उसने देखा कि हान सेन भी भागने के बजाय लड़ने लगा है तो उसे हैरानी हुई और इससे उसे थोड़ी राहत भी मिली। लगता है वो मेरे पीछे एक्सट्रीम किंग के पास आने को लेकर गंभीर है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ तो बात है। कोई उसे मारना चाहता है और अगर वो मेरे साथ नहीं आया तो मर जाएगा। मेरे साथ आने से कम जीने का मौका तो मिलेगा। मेंगली ने सिर हिलाया। जब उसने बादल के जानवरों को हान सेन के चारों ओर पागलों की तरह मंडराते देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। कोई हान सेन को मारना चाहता था और उसे एक्सट्रीम किंग के लिए काम करने से रोकना चाहता था। मेंगली ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि बादल जानवर सीधे हान सेन की ओर खींचे चले आएंगे। हान सेन, जो कि एक साधारण राजा था, एक देवता रूपी विदेशी मानव का क्रोध कैसे भड़का सकता था। अगर हान सेन ने उन्हें आकर्षित भी किया होता तो उन्हें पहले मेंगली पर हमला करना चाहिए था। लेकिन ये विदेशी मानव हान सेन को मारने के लिए पागल लग रहे थे, जबकि उसी इलाके में उनका प्रतिद्वंद्वी भी देवता रूपी था। इसलिए मेंगली को लगा कि आसपास ही कोई मास्टरमाइंड छिपा होगा। ये रहस्यमय व्यक्ति साफ तौर पर हान सेन को चरम राजा के पास वापस जाने से रोकना चाहता था। मेंगली एक्सट्रीम किंग के शासक का भाई था। वह एक बूढ़ा डरावना देवता था। अगर उसने अपना एक्सट्रीम पर्पल डेमन ड्रैगन भी खो दिया होता तो भी कोई दूसरा देवता उसे मार नहीं पाता। यद्यपि मेंगली धीरे धीरे बादलों से घिरे किरण से लड़ रहा था, फिर भी उसे उस प्राणी को मारने में काफी समय लगेगा। हान सेन ने अपनी चाल का इस्तेमाल उन बादल जानवरों के इर्द गिर्द घूमने के लिए किया जिनसे वह लड़ रहा था। इस मौके का इस्तेमाल उसने कई किंग क्लास जैनोजेनिक जीन्स को खत्म करने में किया। वह और भी किंग क्लास जैनोजेनिक जीन्स पाकर बहुत खुश था। हान सेन ने पर्पल आई बटरफ्लाई का इस्तेमाल करते हुए मेंगली पर नजर रखने के लिए विदेशी भीड़ के बीच से गुजरते हुए हमला किया। अगर उसे मौका मिले तो वह सही समय पर हमला कर सकता है और इन सब में से एक देवता रूपी पशु आत्मा भी निकाल सकता है। ये शानदार होगा। लेकिन एक देवरूपी प्राणी को मारना इतना आसान नहीं था। अगर मेंगली के पास अभी भी उसका एक्सट्रीम पर्पल डेमन ड्रैगन होता तो वह किसी और देवरूपी प्राणी को अपेक्षाकृत जल्दी मार सकता था। लेकिन चूंकि उसने अपना एक्सट्रीम पर्पल डेमन ड्रैगन खो दिया था, इसलिए उसे अपनी शक्ति समाप्त करनी पड़ी। देवरूपी किरण को मारना उसके लिए आसान काम नहीं था।